ठीक है, जा रही है आवाज। चलिए। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात और स्वागत है लक्ष्य में आप लोगों का एसएससी के इस बैच में। यूं तो यह बैच फाउंडेशन बैच के रूप में जाना जाता है, जिसमें भारत की देश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं ग्रेड 3 में, वो सभी परीक्षा के दृष्टि से यह बैच आपके लिए काफी उपयोगी होगा, जिसमें 4 भागों में बांटकर अध्ययन कराई जाती है। ऊपर में ही लिखा है कि आज की कक्षा मेरी रणनीति की कक्षा है, स्ट्रेटजी वर्क प्लान क्या होगा और अगले 8 महीने में आप क्या करेंगे, मेरे द्वारा क्या क्या किया जाएगा। इसी क्रम में आपको यह जानकारी होनी चाहिए जो कि बेसिक है। कई लड़के पूछते हैं कि सर एसएससी में क्या पूछता है, किस स्तर पे परीक्षा दे सकते हैं। मैं इंटर कर चुका हूं, क्या एसएससी की कोई परीक्षा दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। सर मैं ग्रेजुएशन कर लिया हूं, तो कोई परीक्षा दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। ग्रेजुएशन के बाद तो सभी द्वार खुल जाते हैं, एसएससी से लेकर यूपीएससी तक। तो इसीलिए ग्रेजुएशन तो बेसिक डिग्री है। इंटर के बाद भी आपके लिए ऑप्शन है, उसी की परिचर्चा मैं अगले 2 घंटे आपके समक्ष करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यह फाउंडेशन बैच है और जिसमें 4 भागों में बांटकर अध्ययन कराई जाती है। वो 4 भाग कौन से हैं? वो 4 भाग है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ है और जीके जीएस है। सबकी अपनी अपनी महत्ता है, सभी की अपनी अपनी जगह पे महत्ता। अब तो एसएससी ने चारों खंड में, अब तो 4 खंड नहीं 5वां खंड भी है उसका, कंप्यूटर, और 5 खंड में आपको पास होना अनिवार्य हो गया है। ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर को छोड़ दें और उसमें यदि आप क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाए तो आप बाहर हो जाएंगे। तो ये एसएससी में नया जो चेंज है सो उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। हालांकि सबको ये मिला होगा, मिला है। हालांकि इसके अकॉर्डिंग टू अभी तक एक भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। इसमें तो यही था कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में एसएससी और रेलवे और अन्य सभी परीक्षा की पीटी एक साथ ली जाएगी, जो अभी तक रेगुलेट नहीं की जा सकी। हालांकि एक एनटीए, नेशनल, ये राष्ट्रीय जो एनईए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, राष्ट्रीय नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी का गठन तो हो गया, लेकिन अभी तक वो काम करना ठीक से शुरू नहीं किया। खैर वो तो भविष्य की बातें हैं कि जब शुरू होगा तो आप लोग उसमें, तो आप लोग के लिए आसान होगा कि एक पीटी की परीक्षा दीजिएगा और सबका एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा। फिर उस अनुसार लड़के अपना मेंस देंगे। जिसको रेलवे देना होगा रेलवे देगा, जिसको एसएससी देना होगा, देना चाहेगा तो एसएससी देगा। सबकी अपनी अपनी चाहत होती है। कुछ लड़कों की चाहत रेलवे में जाने की बड़ी तीव्र होती है कि झंडा डुलाएंगे और पूरा भारत घूमेंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन एसएससी में तो ये नहीं होता। एसएससी का जॉब चाहे वो हायर सेकेंडरी के बाद जाइए या ग्रेजुएशन के बाद जाइए, एक स्टेबल जॉब है और कार्यालय जॉब है, ऑफिस जॉब है। उसमें सर्टेन टाइम के बाद प्रमोशन भी होता है, या सर्टेन टाइम से पहले आप प्रमोशन ले भी सकते हैं। ऐसे ले सकते हैं एग्जामिनेशन के माध्यम से, ठीक है कि नहीं। तो वो सब तो भविष्य में आपको ऐसे भी जानकारी हो जाएगी। फिलहाल तो आपको यह जानना है कि एसएससी और रेलवे की रणनीति में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पढ़ना क्या क्या हमको है? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। इसकी महत्ता बिहार की परीक्षा में अधिक है, बिहार एसएससी में अधिक है, रेलवे में अधिक है। अब तो थोड़ा सा कम हुआ है रेलवे में। पहले तो 120 क्वेश्चन की परीक्षा होती थी,
और 80 क्वेश्चन जीके जीएस पूछे जाते थे। अब ये 50-55 पे आ गया है। मतलब अब मैथ रीजनिंग की भी प्रमुखता हो गई है। इंग्लिश की प्रमुखता कहाँ है? सेंट्रल एसएससी में, रेलवे में नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब इंग्लिश की क्लास चले तो रेलवे के छात्र अनुपस्थित रहेंगे। वो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है भविष्य में। ऐसे भी इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। आपकी पोस्टिंग, कई लड़के की पोस्टिंग दक्षिण भारत में हुई और उसको बातचीत करने का एक मात्र माध्यम क्या था? इंग्लिश ही था। जो रो टोक करके बोल सकता था, यस नो करके बोल सकता था, जो जितना ज्यादा जानता था वो उतना सहज स्थिति में दक्षिण भारत में अपने आप को पाया, और जो जितना कम जानता था उसको खाने पीने की भी दिक्कत हो गई। तो इसलिए इंग्लिश तो ऐसे भी सीख लेना चाहिए, ठीक है। और लैंग्वेज जीवन पर्यंत आदमी सीखता है। लैंग्वेज ही एक ऐसा पार्ट्स है जो जीवन पर्यंत आदमी सीखता रहता है। मूल बिंदु पे आइए। आप अभी तक मुझे लगता है कि ग्रामर भी 4-5 बार पढ़ चुके होंगे अपने जीवन काल में, नहीं? 5th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं बिहार में साधारणतः। अब तो पब्लिक स्कूल का जमाना है तो क्लास 1 से ही शुरू है, ठीक है कि नहीं? पहले तो 5th 6th 7th से हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो 5th 6th से पढ़ना शुरू किए, ठीक है कि नहीं? अभी भी वही है गवर्नमेंट स्कूल में मोर और लेस। लेकिन पब्लिक स्कूल के बच्चे जो है वो क्लास 1 से पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद 3-4-5 बार तो ग्रामर, हर क्लास में ग्रामर चलता ही रहता है। तो ग्रामर, और इसमें भी यहाँ भी ग्रामर होगा क्योंकि आपकी परीक्षा का आधार ही ग्रामर है, ठीक है कि नहीं? तो स्वाभाविक है कि ग्रामर, हाँ, जनरल कंपटीशन का ग्रामर और जो डिग्री वाली ग्रामर है उसमें डिफरेंसेस यही होती है कि इसमें थोड़ा सा एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन पे फोकस होता है। पढ़ना तो उतना ही पड़ता है लेकिन थोड़ा सा फोकस होता है। और वहाँ उन बिंदुओं पे ज़्यादा ये नहीं कहा जाता है कि ये एसएससी में पूछा जाएगा, ये रेलवे, ये ऐसे, ये अमुक परीक्षा में पूछी जाएगी, ये नहीं पूछी जाती है, ये नहीं कही जाती। यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ये किस परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि साइनो, एंटोनिम्स, आपका वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, इडम्स, फ्रेज, ये सब ऐसे पक्ष हैं कि वोकैबुलरी टेस्ट, ये सब ऐसे हैं कि आप यदि नहीं पढ़ेंगे, नहीं याद रखेंगे तो फिर पास करने में भी कठिनाई हो जाती। कंप्रिहेंशन भी होता है और कंप्रिहेंशन की समझ तभी होगी जब आपके पास वर्ड पावर होगा और ग्रामर की थोड़ी सी जानकारी होगी। और कंप्रिहेंशन एक ऐसा भाग है जिसमें बहुत आसानी से आप नंबर ले सकते हैं क्योंकि पढ़ करके उसको समझना है और उसका आंसर उसी में लिखित है। तो इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत आवश्यक है और इसके लिए मैं हमेशा फर्स्ट डे से लास्ट डे तक कहता हूँ इंग्लिश का समाचार पत्र, न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। 1 घंटा कम से कम न्यूज़पेपर जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिए। वो मैं एसएससी के एंगल से कह रहा हूँ, बिहार नहीं, अभी मैं बताऊंगा। इसी 4 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। ये 15 अध्याय में बटा हुआ है, उसी तरह से ये लगभग 20 अध्याय में बटा हुआ है। इंग्लिश ग्रामर बेस्ड है और जीके जीएस जो है वो तकरीबन 9 खंडों में बटा हुआ है। कौन कौन से 9 खंड है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी उसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि आके कहिएगा, एक बार एक लड़के ने कहा कि सर पॉलिटी खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बचा हुआ है, ठीक है कि नहीं? हम कहें कि गधे के गधे रह गए कि पॉलिटी जब पहला दिन लिखाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, उसको लगा कि ये 2 सब्जेक्ट है, ठीक है कि नहीं? इकोनॉमिक्स और करेंट और मिसलेनियस। ये करेंट और मिसलेनियस की कक्षा ऐसे भी क्लास में भी चलती है, यूट्यूब लाइव पर सभी दिन 7:45 बजे से चलती है, बता दी जाएगी भविष्य के दृष्टि से। आप लोग वैसे हो सकता है 1-2 लोग करते भी होंगे, कोई किया है तो अच्छा तुम लोग करती हो, वेरी गुड। तो तुम लोग थोड़ा पहले से जुड़ गई थी तो एक्स्ट्रा कॉन्शसनेस आ गया है। बहुत सारे लड़के जो जुड़े हुए थे वो आज आए नहीं है, लगता है अरे आज की कक्षा बड़ी महत्वपूर्ण कक्षा है क्योंकि आज जितना तुम्हारे अंदर का क्योरी है, कहते हो ना कि जब फ्रेश बैच चाहिए, तो फ्रेश बैच में क्या बातें होगी? यही बातें होगी सबसे पहले, ठीक है कि नहीं? तो ये आपके कितना बड़ा खंड है सो देखो।
अब ये नहीं कहना है, ये कहेंगे सर मैं तो फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा सर, मैं तो सोशियोलॉजी ऑनर्स हूँ। यहाँ सोशियोलॉजी हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। सामान्य अध्ययन के ये 9 खंड है, आपको पढ़ लेना है। और ये खंड पढ़ने के बाद आपकी ऐसे भी संपूर्ण विकास हो जाएगी। और इस खंड से इस खंड को भी फायदा पहुंचता है। रीजनिंग के भी 2-3-4 चैप्टर ऐसे होते हैं कि जहां पर यह काम देता है। सामान्य अध्ययन की ऐसे भी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। खैर, अब मूल बिंदु पे आ जाइए। जानकारी तो सबकी अच्छी होनी चाहिए, मैथ की अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग की अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश तभी अच्छी होगी तभी आप कंपीट कर पाएंगे। पहले कंपीट करने 60%, 55 से 60% लोग बना लेते थे तो पास कर जाते थे। अब जमाना बढ़ गया, अब 75% डिस्टिंक्शन मार्क्स जब तक नहीं आएगा तब तक आपका कोई उपाय नहीं है। परीक्षा का जो माध्यम है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब समझते होंगे, वस्तुनिष्ठ। हाँ, एक क्वेश्चन, एक आपको लाइन लिखा जाएगा, कोई एक लाइन कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। जानते रहोगे तो बाबर, और नहीं जानते रहोगे तो हुमायूं। उसी में आता है केनालोगी रीजनिंग में, तो पूछता है बाबर, मुगल वंश। यहां दे देगा ऐसे, दिल्ली सल्तनत। ये रीजनिंग है। दिल्ली, जैसे यहां दिया कि बाबर मुगल का संस्थापक था, उसी तरह से दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो ये देगा ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी रजिया। क्या मारिएगा, बट कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वो मैं जस्टिफाई करना चाह रहा हूं कि ये जीके, ये रीजनिंग को कैसे सॉल्व कर देता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। हाँ, पहले पूछता था एनालॉजी में, पहले पूछता था रीजनिंग में एनालॉजी में ये कुछ नहीं है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 4 का स्क्वायर है 16, तो यहाँ 3 का स्क्वायर होगा, तो विकल्प क्या हो जाएगा, 3। आंसर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो पहले पूछता था इस तरह का, हालांकि अभी भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लेकिन आपका ये पार्ट्स को भी, मतलब ये भी आपको मजबूती प्रदान करेगा उसमें। अब थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी आप साइंस में आइए, जैसे अब दे दिया हाइग्रोमीटर। कोई जानता है हाइग्रोमीटर से क्या होता है, क्या मापते हैं, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी नापते हैं। आर्द्रता, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। आप पूछिएगा कि सर आर्द्रता क्या है, ये तो परिचर्चा इसमें होगी, फिर भी बता दे कि वातावरण में जो जलवाष्प की मात्रा है, वाटर वेपर का जो अमाउंट है, उसको क्या कहते हैं, उसको आर्द्रता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको आर्द्रता कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। उसी तरह से यहां दे देगा डैश, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता। ये देगा हाइड्रोमीटर, पी देगा आम मीटर, सी देगा लैक्टोमीटर, डी देगा गैल्वेनोमीटर। क्या मारिएगा, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता माप। तो नॉलेज की जरूरत है कि नहीं, सामान्य अध्ययन के नॉलेज की जरूरत है कि नहीं। इधर आ जाइए ना, यहाँ आइए, वहां से जो ऐसे ऐसे करके देख रहे हो, यहाँ यहाँ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैंने बताया, हालांकि मैं रीजनिंग नहीं पढ़ाता, रीजनिंग पढ़ाएंगे सुजीत सर, ठीक है कि नहीं। लेकिन यदि कोई टीचर नहीं रहे, ठीक है कि नहीं,
पुत्र की स्थिति होती है 8 महीने में, तो अंत में तो हम हैं ही, ठीक है। तो इसलिए चिंता उनता कोई नहीं, कुछ नहीं करना है। माँ सरस्वती की कृपा से मैं 16 विषय पढ़ाता हूँ, ठीक है कि नहीं। सामान्य अध्ययन इस बार मैंने फिजिक्स को छोड़ करके मैं सब पार्ट्स में ही देखता हूँ, इतना बड़ा सेक्शन है मेरे पास, इसलिए मैं दूसरे सेक्शन में इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ। मूल बिंदु पे आया हूँ। कुछ लड़के अभी सामान्य अध्ययन पढ़ भी रहे होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कुछ पढ़े भी होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है कि नहीं। जो पहले 1-1.5 महीना पहले एडमिशन ले लिया, हर दिन तो नया बैच शुरू होगा नहीं, नया बैच कम से कम 2 महीने पे शुरू होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए इन बातों का ख्याल रखिए। और नए बैच में जितनी भी आपके दिमाग में उत्कंठा है, जितनी भी आप चाहत रखते हैं कि हम हमारे मन में यह प्रश्न है सर से पूछ सकते हो, क्योंकि फिर आज के बाद पढ़ाई शुरू हो जाएगी, बेसिक बातें। और उसके बाद आपको पूछा, उस समय आप पूछिएगा कि सर हमको सीआरपीएफ में जाना है, सब इंस्पेक्टर में क्या करना चाहिए, तो उस समय तुम डांट खा जाओगे, ठीक है कि नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना, मिथिला में हंसुआ के विवाह में खुरपी का गीत। अब पढ़ाई शुरू हो गया और तुम पूछ रहे हो कुछ और। वो तो पहला दिन पूछना चाहिए था कि सीआरपीएफ में हमको इंस्पेक्टर बनना है तो क्या करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आइए। तो ये बातें समझ में आ गई। ये 4 खंड आपको पढ़ने हैं मूल रूप से। अब आइए एसएससी रेलवे और एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में कई परीक्षा आएगी, बताएंगे। अब ये एसएससी रेलवे के 2 भाग, एक सेंटर है, एक स्टेट। आ जाओ आ जाओ, 6:30 का समय है, 6:30 बजे आ जाया कीजिए कल से, अगले दिन से, ठीक है। सेंटर और स्टेट। सेंटर हुआ सेंट्रल, ठीक है। यहाँ पे 2 स्तर पे परीक्षा होती है। एक होती है इंटर बेसिस पर, एक होती है ग्रेजुएशन बेसिस, एक होती है इंटर स्तर पर और एक होता है ग्रेजुएशन स्तर। स्टेट में भी यही बात है, इंटर स्तर पर और ग्रेजुएशन स्तर पर। अभी स्टेट वैकेंसी देगा, क्योंकि हमारे देश में कई नीतियां, प्रोग्राम, योजना वो डेमोक्रेसी के वोटिंग सिस्टम से प्रभावित है। तो जब विधानसभा का चुनाव आएगा उसके पहले, हालांकि अभी सम्राट चौधरी का नाम सुना होगा, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अब जागृत रहो, ठीक है कि नहीं। बिहार में कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, कौन इलेक्शन कमीशन का जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है। मतलब नजर रखो सभी पर। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रहा है और तुमको पता नहीं है कि किस अनुच्छेद में यह संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक संस्था है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो ये सब थोड़ा बेसिक बातें अपने से, हालांकि हम सब चीज पढ़ाएंगे, लेकिन मेरी चाहत होगी कि थोड़ा सा। राष्ट्रीय महिला आयोग, अभी एक स्वाति पालीवाल है, पालीवाल राज्यसभा की संसद सदस्य है, आप आम आदमी पार्टी की है, मामला उठा है। जय टीवी खोलोगे तो स्वाति पालीवाल के विषय में आपको सामने आ जाए। इधर आइए बच्चे, इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ, इधर। इतना हीरोपनी है, लुच्चागिरी है, ये सब सब आप बंद कर दो। तब तक मेरे पास पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है हमको, ठीक है कि नहीं। हाँ, और इधर सुनो, कक्षा से बाहर जाते हैं ना, संस्था क्लास है ना, सिनेमा हॉल तो नहीं है, पूछ के जाओगे कि क्या क्या मैं सर जा सकता हूँ, कितना अच्छा लगेगा। हाँ, कोरम होता है कुछ। हाँ, समझो ना, बच्चा है ना, नहीं समझाएंगे तो कैसे होगा, ठीक है। यहीं से शुरू हो गया इसका क्लास। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? जया, खड़े होके बोलिए थोड़ा। सर मेरा नाम जय कुमार है। जय, कितना खराब लगता है। यही तुम्हारा, अब तो इंटरव्यू है नहीं। यदि इंटरव्यू होता, यदि इंटरव्यू होता एसएससी में, तुमसे पूछा ही जाता पहला प्रश्न कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो कहते जय, या कहते कि सर लिखा हुआ है देख लीजिए, ये तो नहीं बोल लेते।
बात समझ में आ गई ना? क्या बोलोगे कि सर मेरा नाम जय कुमार है, सर मैंने ग्रेजुएशन किया है। मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? MK कॉलेज से। सच बोलो, कहाँ के रहने वाले हो? सर गलती हो गई सर, अब हम बिना पूछे बाहर नहीं जाएंगे। अरे कोई बात नहीं है, परिचय भी तो होना चाहिए। बैठो, चलिए समझ में आ गई हमको। हाँ। तो दो स्तर पर आपकी परीक्षा दोनों जगह होती है। स्वाभाविक है कि इंटर स्तर पे वैकेंसी ज्यादा आती है और ग्रेजुएशन स्तर पे वैकेंसी थोड़ी सी कम आती है। अब आपको कहाँ जाना है वो अपना डिसाइड कीजिएगा। रेलवे सिर्फ सेंटर लेता है, स्टेट सूची में नहीं है। एक अनुसूची है संविधान में 7th, जिसमें विषयों का बंटवारा है कि कौन सा राज्य सूची का विषय है, कौन केंद्र सूची का विषय है और कौन समवर्ती में है। समवर्ती का मतलब होता है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं कनकरेंट लिस्ट, जिसपे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। ठीक है। और सर आप कहिएगा कि यदि दोनों कानून बना लिया, कोई टकराव हो गया तो किसका चलेगा? स्वाभाविक है कि केंद्र का चलेगा। एक घर में बाप अब बेटा दोनों कानून बना लिया, जय साहब के घर में पिताजी भी बना लिए कानून, ये भी कानून बना दिया। अब टकराव हो गया तो किसका चलेगा? स्वाभाविक है कि पिताजी का चलेगा। और यदि पिताजी का नहीं चलता है तो शहर में ऐसे पुत्र को कहा जाता है पिता श्रेष्ठ बालक, और गांव में कहा जाता है बपजेठ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो केंद्र का ही चलेगा। किसका चलेगा? तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिए हम आज। हम जबकि कहें कि पढ़ाएंगे नहीं। सूचियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में है? 7 में है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और 324 अनुच्छेद में चुनाव आयोग की चर्चा है। ठीक है। और जिसके वर्तमान CEC कौन है? राजीव कुमार, ध्यान रखिएगा। और एक दो अन्य भी है उसमें, एक है मिस्टर संधू और दूसरा है मिस्टर गैरानेश। तो ध्यान रखिए, पेपर पढ़िएगा तो अपने आप ये सब याद हो जाता है। हम तो लिखाते ही रहेंगे, क्वेश्चन देते ही रहेंगे, लेकिन आप भी थोड़ा सा क्यूरियस रहिएगा। चलिए खैर, तो आर मतलब रेलवे जो है वो सेंटर लेता है और एक ही बार में दमदार वैकेंसी 2-4 साल पे निकालता है। आप भाग्यशाली रहिएगा कि आप तैयारी खत्म कीजिएगा, वैकेंसी आ जाएगी। और ये देता है 1,00,000-1,50,000 एक ही बार में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है रेलवे। क्या है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। एक समय इसमें 16 लाख कर्मचारी थे और आज घट के 12 लाख हो गया है। अभी भी सरकार यदि चाहे तो 3 से 4 लाख वैकेंसी इसमें निकाल सकता है, लेकिन 1 से 1.5 लाख वैकेंसी मुझे लगता है कि चुनाव के बाद, इस बार चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र भी यदि आप न्यूज देखते होंगे तो लिखा है कि 30 लाख रोजगार देने का वादा है। यदि नई सरकार बनती है मोदी साहब की, तो मोदी साहब को भी सबसे ज्यादा बदरेशन जो झेलना पड़ा है वो बेरोजगारी के मुद्दे पे ही झेलना पड़ा। बड़ी बड़ी समस्याओं का तो उन्होंने समाधान किया है, 370 जैसे बड़ी और जटिल समस्या को समाधान कर दिया। मंदिर मस्जिद के विवाद को उन्होंने सुलझा दिया। इसके अलावा जो बड़ी गरीबी की जो प्रतिशत है उसमें भी कमी आई। लेकिन बेरोजगारी एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिस पर बहुत बेहतर काम नहीं हुए। हमारे यहाँ रोजगार का मतलब स्वरोजगार नहीं होता है। हमारे यहाँ रोजगार का मतलब होता है सरकारी नौकरी। तुम लोग किस लिए आए हो? कि भविष्य में साल 2 साल 1.5 साल 6 महीना पढ़ करके सरकारी नौकरी अपने इच्छा और योग्यता और प्रतिभा के अनुसार मिल जाए। ठीक है कि नहीं? और आराम से रहे जिंदगी। हालांकि जिंदगी कभी भी आराम से गुजरती नहीं है। ठीक है कि नहीं? नहीं सब अभी तुम्हारी समस्या है तुम्हारे समक्ष आर्थिक। ठीक है, तो कंपटीशन की तैयारी करोगे क्योंकि उसके बिना कोई विकल्प है नहीं। कई बार आप देखोगे कि टॉपर जो है पीछे चला जाता है और कंपटीशन का तैयारी जो शुरू से करता है इंटर से, वो ग्रेजुएशन तक होते होते बहुत अच्छे जगह पहुंच जाता है। कहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो में पहुंच जाता है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज में चला जाता है, कोई CDS में चला जाता है, कोई SSC में
इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाता है, कोई कस्टम में चला जाता है, डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। पद भी बहुत है, संख्या भी उसी अनुसार है। सेंटर भी आपको जब भी पद निकालता है 10 से 15 से 1000 से कम निकालता नहीं है। हालांकि एसएससी की वैकेंसी नियमित रूप से आती है, एसएससी की वैकेंसी नियमित रूप से आती है। ग्रेजुएशन का भी इसी अनुपात में 6000, 8000, 7000, 12000 करके निकलता है। वो तो हर साल इसकी संख्या अलग अलग होती है। मूल बिंदु पे आइए, एक्स्ट्रा परीक्षा कौन सी है? 20 से अधिक एक्स्ट्रा परीक्षा है। सबका पैटर्न यही है, सबका पैटर्न में यही है, लेकिन 20 से अधिक परीक्षा है। अब तुमको कहां कहां जाना है? तुम कहोगे सर हमको इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना है, यही है। तुम कहोगे सर हमको पैरामिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर बनना है, यही है। तुम कहोगे कि सर हमको सीडीएस में जाना है, यही है। ठीक है, तुम कहोगे, तुम बोलो कहां कहां जाना है, तुमको कहां जाना है? यहीं से शुरू करें, बात 10 लोगों से पूछ ले, बोलो ना खड़ा। सर मुझे अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ जाना है, अभी पहले मुझे कक्षा कर लेना है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि जाना कहाँ है। ठीक है, यही रहा है। तुम बोलो, ऐसे हो। कौन इंस्पेक्टर? सीनियर इंस्पेक्टर, अच्छा, बस एसएससी में जाना है। ये दोनों में कहीं जा सकती हो, इस लेवल में या इस लेवल में, दोनों जगह इंस्पेक्टर है। यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपका ग्रेजुएशन वाले में सचिवालय की भी वैकेंसी आती है, सचिवालय सहायक। अब उसका नाम बिहार में हो गया, केंद्र में सचिवालय सहायक ही है, बिहार में हो गया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। कई छात्र यहाँ से पास भी किए इस पर। ठीक है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में बिहार एसएससी में, उसमें जीएस की संख्या 100 होती है, 20 मैथ होता है, 30 रीजनिंग होता है। यदि 110 की क्षमता विकसित कर लेते हैं तो फिर बड़ी आसानी से हो जाती है। 110 से 120, जितना ज्यादा रग लेके रखिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है कि नहीं? चलिए, हाँ, तुम बाबू एसएससी, बहुत अच्छा। तुम बिहार एसएससी, एकदम फिक्स है उसका, बिहार एसएससी। तुम इंस्पेक्टर, कौन इंस्पेक्टर? मतलब एसएससी वाला। तो मिला जुला के समझ में आ गए ना क्या, कि आपको इसी आसपास पे जाना। इसके अलावा जो भी सामने आ जाए, ऐसा नहीं है कि आईबी की वैकेंसी आ गई तो छोड़ दो, परीक्षा जरूर दे दो। ठीक है, अब तो वो कंफ्यूजन भी दूर कर देगा। जब इसका गठन हो जाएगा, एक पीटी दीजिएगा, आपको जहां मेंस देना होगा वहां मेंस दीजिएगा, और उसकी एलिजिबिलिटी 3 सालों तक रहेगी। जब ये सिस्टम लागू हो जाएगा तो एक बार पीटी, एक ही पीटी से सब हो जाएगा, एक ही खर्चा में। और दूसरा कि 3 साल तक आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, और मेंस आप 3 साल तक देते रहिएगा। ठीक है सर, 3 साल के बाद नहीं होगा महाबुड़वा के, 3 साल बहुत हुआ। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। जैसे कभी कभी हमसे लड़का पूछता है ना कि सर एक बार आपके यहाँ करेंगे, और ठीक से नहीं समझे तो दोबारा कर लेना, और सर उसके बाद भी नहीं समझे तो तिबारा कर लेना, और सर आप फिर भी नहीं समझे तो 14 कर लेना। अब 5वां बार पूछता है तो क्या कहते हैं समझे? ऐसा ऐसा एक आध लड़का मिल जाता है हमको, तो कहता है उसके बाद भी नहीं समझे तो हम एक सिरिंज लाना, सिरिंज यहाँ से पूरा निकाल लेना। हद है यार, ठीक है कि नहीं? अरे 3 बार कोई कम नहीं होता है। ठीक है, ये सही ढंग से तैयारी कर लिए, कक्षा की सारी बातों को पचा लिए, अच्छे से अभ्यास कर लिए, तो फिर कंपीट करने से तुमको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, सभी सब्जेक्ट में तुम्हारा संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत अच्छा कर लिए, मैथ बहुत अच्छा कर लिए और रीजनिंग को छोड़ दिए, जीके को छोड़ दिए। अब तो मैंने क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अब तो सभी खंडों में पास करना है, और साथ में एक खंड और भी पढ़ाएंगे इस बार, और वो है कंप्यूटर। इसी में पढ़िएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर आपको पीटी में कहीं काम नहीं देगा, लेकिन कंप्यूटर कहाँ काम देगा? मेंस में काम देगा, एसएससी में। अब तो इंडिविजुअल इसमें पास करना है, ठीक है कि नहीं? तो इसकी अच्छी खासी जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ एक्स्ट्रा में कई परीक्षाएं आती हैं। अब एक्स्ट्रा में जैसे आप कहिए सर हमको बिहार दरोगा में जाना है, ठीक है, यही है, तो बिहार दरोगा में जाने के लिए आपको
इस पे फोकस करना है, और इस पर मेंस में इस पर थोड़ा फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। क्योंकि बिहार दरोगा में 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन जीके जीएस है, 5-10 मैथ है, 5-10 आपका रीजनिंग है। तो मूल बिंदु है इंग्लिश उसमें नहीं है, लेकिन इंग्लिश जानिएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि नहीं तो अंत में लिखिएगा पुराने दरोगा की तरह कि मारिंग द लाठी फोड़िंग द कपार, आ चोर भागे खेते खेते, आ पुलिस भागे हत्ते हत्ते। ठीक है, सब अंग्रेजी में ही लिखोगे, नहीं अंग्रेजी जानोगे तो क्या करोगे? ठीक है कि नहीं? पहले अंग्रेजी में ही लिखना पड़ता था। अंग्रेज के टाइम में जिस दरोगा का अंग्रेजी कमजोर रहता था तो क्या लिखता था? यही लिखता था एफआईआर में, मारिंग द लाठी फोड़िंग द कपार। बात समझा कि नहीं समझा? इंग्लिश में ही लिखता था। मूल में आ जाओ। खैर, तो इंग्लिश की कक्षा निश्चित रूप से करना, और सर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे ढंग से आपको बताते भी, एक आध कक्षा किसी ने किया भी होगा, ठीक है कि नहीं, और समझ में भी आई होगी। ठीक है, मूल बिंदु पे आइए। टीचर कितना विद्वान है इससे कोई मतलब नहीं है, टीचर कितना आपको समझा पाते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम ऑक्सफोर्ड के टीचर को ले आए और आपको समझा ही नहीं पाए तो फिर बेकार। ठीक है कि नहीं? मूल में आइए। तो ये एक्स्ट्रा समझ गए ना सब? ठीक है। अब इसके अलावा आपके यहाँ से और कौन परीक्षा दे सकते हैं? और कोई परीक्षा? अब जितना निकलेगा वो तो हो ही गया। साथ में ये भविष्य का आधारशिला तैयार कर देता है, ये भविष्य का आधारशिला तैयार कर देता है। कैसे? ठीक है कि नहीं? क्योंकि तुमको चाहत हो गई इंस्पेक्टर बनने के बाद कि डीएसपी बने, स्टेट में जाए, अपने राज्य की सेवा करे। ठीक है, तो वहां पे बीपीएससी में, तो बीपीएससी में ये काम देगा, ये काम देगा पीटी में। ठीक है, मेंस का भी आधारशिला तैयार कर दिया। यूपीएससी, सोचोगे कि अब यूपीएससी दे, एसएससी हो गया, यूपीएससी दे, वहां भी ये काम देगा। और ये तीनों खंड जो काम देगा उसको वहां पे कहा जाता है यूपीएससी में सीसैट। तो भविष्य का भी आधारशिला बना देगा ये। अभी ना इसका क्या नाम रखा गया? फाउंडेशन। ठीक है कि नहीं? कि आप इतना पढ़ लीजिएगा कि हर परीक्षा के योग्य अपने आप को आप पाने लगेंगे। कुछ बिंदु पे आपको थोड़ा सा स्वयं के स्तर पे प्रैक्टिस करना होगा, जैसे सर इंग्लिश पेपर, पेपर रीडिंग बहुत मस्ट है उसमें। मैथ्स, टीचर कितना भी सवाल बना दे उससे आप मैथ नहीं सीख पाइएगा जब तक कि आप स्वयं, जैसे कोई भी चैप्टर है 6 से 7 टाइप होते हैं, हर टाइप का टीचर सवाल बनाते हैं, 2, 3, 4, 5, 7 जितना उनके इच्छा पे उनको लगता है इतना बता देना चाहिए। अब सर तो 5-5 सवाल बना दिए 6 टाइप का, लेकिन आपको कम से कम 50-50 सवाल बनाना है, तभी ना फंसिएगा, तभी ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप में परफेक्शन आएगी। और नहीं तो क्या होगा कि मास्टर का तो सिलेबस, मास्टर साहब का तो सब सिलेबस विगत 20 साल से पूरा हो जाता है। ठीक है कि नहीं? लेकिन आपका सिलेबस कब पूरा होगा? जब आप रिवीजन कीजिएगा, मॉनिटरिंग कीजिएगा, टेस्ट यहाँ जो होती है उसमें हिस्सा लीजिए अपने स्तर से भी। अभी अपने स्तर से नहीं, 1-2 महीना जब पढ़ लो तब अपने स्तर से क्वेश्चन बनाना शुरू कर देना। कम से कम 1.5 से 2 महीना थोड़ा सा नॉलेज हो जाए सब चीज का, 2-4 चैप्टर मैथ का, 2-4 चैप्टर आपका इंग्लिश का, 2-4-5 चैप्टर रीजनिंग का, 2-4-5 चैप्टर जीएस का, तब आपका थोड़ा थोड़ा 100 क्वेश्चन का कोई सेट उठाइएगा तो 10, 15, 20, 25 बनने लगेगा। कुछ तो आपकी अपनी भी है, इतना पढ़ के आए होंगे ग्रेजुएशन में कि कुछ तो अपने भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते नहीं, कुछ नहीं सॉल्व कर सकते। नहीं सर हम लोग केवल डिग्री लेकर आए हैं सर, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ तो आईक्यू होगा। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि हम लोग, मैं बता रहा था कि ये कहाँ काम देगा, तो ये तो वर्तमान का आधारशिला तो मजबूत करेगा ही, भविष्य का भी आधारशिला आपका मजबूत कर देगा। इतना मैं आपको जानकारी दे देता हूं, यदि आप पचा लिए तो। मुख्य दिक्कत होती है पचाने में,
पढ़ तो लेते ही हैं आकर के, लेकिन पच नहीं पाता है। और उसी पचने के लिए बार बार कहते हैं कि जाइए और रिवीजन करते रहिए, जो भी चैप्टर हुआ है उसका रिवीजन कीजिए। चारों का आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके जीएस का, और चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक लीजिएगा। जो जो चैप्टर होता रहेगा उस क्वेश्चन बैंक से आप ऐसे भी बनाते रहिएगा। दो स्तर पर काम कीजिए, एक उस चैप्टर से बनाते रहिएगा, और दूसरा मैथ में मैथ का स्पेशल किताब रखिए। रीजनिंग का किताब स्पेशल नहीं भी रखिएगा, यहाँ जितना मटेरियल्स दे दिए जाते हैं वो अपने आप में काफ़ी है, लेकिन एक आध किताब ले लीजिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैथ की किताब अवश्य खरीद लीजिए, ठीक है कि नहीं। इंग्लिश का भी एक किताब, ठीक है, कम से कम नॉर्मल लिबिस का जो वोकैबुलरी की किताब है उसको जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक है। वो सब अभी बताएंगे कि क्या क्या आपको करना है। तो ये है आपका पूरा रणनीतिक परिचय। अब आइए, अब इसमें शुरू कहाँ से करते हैं? हम शुरू करते हैं रीजनिंग से। सानो सानो रीजनिंग से, तर्कशास्त्र कहते हैं, सबसे आसान खंड है। बस आवाज देख लो, ठीक है। सबसे आसान खंड है। क्यों आसान है? हम अभी भी आपको यदि 50 सवाल दे दे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ लड़के 15 से 20 सवाल बना लेंगे, ठीक है। आईक्यू को आईक्यू बेस्ड कई सवाल होते हैं। अभी जैसे कैसे तुम बनाए थे ये सवाल, ये सवाल कैसे बनाए थे? आईक्यू पे था, ठीक है कि नहीं। तो इसी टाइप के कई ऐसे आपको सवाल मिलेंगे। तो ये सबसे आसान खंड है, और इसमें लगभग 90% सवाल आप बहुत आराम से बना लेते हैं, 10% में ही फंसते हैं। तो उसके लिए लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर है तर्कशास्त्र में? अब यहां से शुरू कीजिए लिखना। अभी तक तो लिख नहीं रहे होंगे, तो अब लिखिए सबसे पहले, ठीक है। आवाज, हाँ अब ठीक है, लिखेंगे। ये चार्ट बना लो पहले, समझ रहनी चाहिए। ये चार्ट बना लो, ये चार्ट बना लीजिए। एसएससी 2 भाग में बटा हुआ है। अब ये नहीं पूछना सर हम मैट्रिक किए हुए हैं, मेरे लिए कोई ऑप्शन है कि नहीं। अभी आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं, मैट्रिक वाले के लिए कोई। हाँ, एमटीएस में क्या जाओ, हद है, चपरासी का नौकरी। क्या यार, तुम तो मेरा मनोबल तोड़ दिया। कहता है सर एमटीएस है, वो चपरासी है, तो चपरासी की बात करेंगे इसमें। वो भी एसएससी लेता है, पता है, और वो भी इसी से हो जाता है, ये भी पता है। और कई लड़का जाके ज्वाइन भी किए हुए। अरे कुछ नहीं है, सेंटर को स्टेट में बांट दो, सेंटर को 2 भाग में बांट दो, इंटर और ग्रेजुएशन। इंटर और ग्रेजुएशन, उसी तरह से स्टेट को बांट दो। हो गया, चलिए। उसी तरह से एक्स्ट्रा में, और यहाँ पर भी दोनों आधार है, इंटर भी है और ग्रेजुएशन भी है। इसका एक डाल देते हैं एमटीएस, ये मैट्रिक भी है।
हो गया खुश, लेकिन इस समय नहीं जाना है। अरे जीवन एक बार मिला है, सही जगह पे जाओ, ठीक है, नहीं तो जाके फंस जाओगे वहां। दिल्ली में नौकरी है, सुबह जाओगे रात में आओगे, कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब इसके लिए कितने सब्जेक्ट? 4 सब्जेक्ट लिख लो। 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। मैथ, रीजनिंग, मैथ रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीके जीएस। जीके जीएस नोट में लिख दो। रेलवे के लिए इंग्लिश नहीं पढ़ना है। रेलवे और बिहार दरोगा के लिए या बिहार के किसी परीक्षा के लिए नोट लिखो, नोट। रेलवे और बिहार के किसी परीक्षा के लिए, बिहार के किसी परीक्षा के लिए इंग्लिश का अध्ययन अनिवार्य नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। इंग्लिश का अध्ययन अनिवार्य नहीं। ठीक है, इंग्लिश का अध्ययन अनिवार्य, लेकिन करना है, लेकिन करना है। अब आइए, क्लियर हो गया? अच्छा, सब जगह का नंबर अलग अलग है। अब तुम कहोगे कि सर मैं यूपी देना चाहता हूँ, स्टेट का, दे सकते हो। वहां भी इंग्लिश नहीं पढ़ना है, वहां भी क्या पढ़ना है? वहां भी आपका जीके जीएस मैथ रीजनिंग ही पढ़ना है। सर हम यूपी में दरोगा बनना चाहते हैं, बड़ा पावर सुनते हैं यूपी में दरोगा को है, बिहार से ज्यादा है। वहां भी यही चीज है। यही चीज का मतलब कि जीके जीएस मैथ रीजनिंग, वहां संविधान ज्यादा पढ़ना होता है। वहां यूपी दरोगा के लिए क्या पढ़ना है? संविधान को मास्टरी करके रखना होता है। तो वो अपने आप सीख लीजिएगा कहाँ क्या करना है। वो अपने आप धीरे धीरे जैसे जैसे अकल बढ़ेगा आप सीखते चलिएगा। आगे आइए। तो ये 4 खंड समझ में आ गई। अब इस चारों खंड के पाठ्यक्रम क्या है? इसी पाठ्यक्रम पर अगले 8 महीने काम किए जाते हैं। ठीक है कि नहीं? चैप्टर वाइज जो काम होता है तो इसी पर होता है। तो लिखिएगा, अब लिखिए। सबसे पहले रीजनिंग। रीजनिंग, रीजनिंग में क्या करना है? अच्छा, इसमें एक सब्जेक्ट और भी कहे थे हम, कंप्यूटर। ठीक है, रुक जाओ, उसको ठीक है जीएस में ही पढ़ाएंगे। लेकिन कंप्यूटर एसएससी में क्या है, सीजीएल देने जाइएगा तो बिल्कुल अलग है, और उसमें अलग से आपको पास करना है, कंसेप्ट एकदम बना के रखना है। अब आइए रीजनिंग। हम रीजनिंग से शुरुआत करना चाहेंगे तो लिखेंगे रीजनिंग। रीजनिंग, सबसे पहले रीजनिंग में लिख दीजिए कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग। दूसरा है आपका डायरेक्शन, दिशा। हिंदी में लिख दे कि अंग्रेजी में? हिंदी में लिख दे क्रम परीक्षण। इंग्लिश में ही लिख देते हैं, चिंता मत करो। डायरेक्शन, एंड सीरीज, एंड सीरीज। तीसरा ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन।
चौथा कैलेंडर, घड़ी वाला सवाल, कैलेंडर और घड़ी वाला सवाल, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन भी है। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ आए हैं? इधर इधर, अभी आए हैं, बैठिए यहाँ। वो उठने का थोड़ा आदत डाल लीजिए, हम भी अपने जमाने में बड़ा रईस थे। ठीक है, हमारी भी रियासत थी अपनी, रईस प्रकृति के थे, 9 बजे उठते थे। देखते हैं, पेट के लिए उठना पड़ता है। आपका भी तो पेट है। हाँ, अगले दिन से 5 बजे उठिए, 6:30 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी इसमें, हंसता है सब। चलिए ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब आपको तो अब कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है भाई, सीधे उतारिए आप। अब हो गया, अब वीडियो भेज देंगे, देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग कर रहा है ना? ठीक है, ठीक है, वीडियो भेज देंगे, देख लीजिएगा जो जिसका छूटेगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा कैलेंडर हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, दो और महत्वपूर्ण लिखो, एक है सिलोलिज्म। सिलोलिज्म तो हिंदी में कहते हैं न्याय संगत। इसके बाद है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन तो हिंदी में कहते हैं गणितीय क्रियाएं। ठीक है, इसके बाद है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग और है कुछ मिसलेनियस। मिसलेनियस और कुछ है आपका नन वर्बल, पिक्चर वाला सवाल सब भी है। ठीक है, एक और लिख देंगे, डाटा इन एफिशिएंसी, आंकड़ों की अपर्याप्तता। आंकड़ों की अपर्याप्तता। डाटा इन एफिशिएंसी। ठीक है, आंकड़ों की अपर्याप्तता। या पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंसी होगा, पर्याप्तता अ होगा तो। ठीक है, नए बैच में हो, हमको देखती है बुझती है इसी में। कहा थे हम लोग? तो ये रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है, इतने सारे पार्ट्स और छोटे छोटे कुछ भाग जो सुजीत सर के द्वारा आपको बताई जाएगी। ठीक है, सुजीत सर के द्वारा आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। दूसरा दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इसको पढ़ाएंगे डीके सर, जो पढ़ा रहे हैं अभी। पहले भोला सर पढ़ाते थे लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया, तो स्वाभाविक है कि एक टीचर जब चले जाते हैं तो उनकी जगह दूसरे आ ही जाते हैं। डीके सर ग्रामर, यदि उनसे आप ठीक से पढ़ लीजिएगा
और थोड़ा सा अभ्यास करने लगिएगा तो बहुत अच्छा आपकी ग्रामर हो जाए, ठीक है कि नहीं। बहुत अच्छे ढंग से बताते भी हैं। अब इंग्लिश के मुख्यतः जो पार्ट्स है वो है कंप्रीहेंशन। ये ऐसा पार्ट्स है, ये ऐसा पार्ट्स है जिसमें आपको, जिसको हिंदी में हम लोग कहते थे संक्षेपण, यहीं पर आपको क्या जरूरत होगी, पेपर की जरूरत होगी। पेपर मतलब जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को सुनिए भी, अंडरस्टैंडिंग बनाइए थोड़ा। यदि एसएससी पास करना है तो न्यूज, अंग्रेजी का न्यूज सुनिए, अंग्रेजी की कहानी पढ़िए, पेपर पढ़िए, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, डेवलप होगी। नहीं तो आप कितना भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ लीजिएगा, कंप्रीहेंशन आपका नहीं बनेगा जब तक कि आप थोड़ा सा स्वयं पढ़कर नहीं समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये पीटी में भी काम देगा और मेंस में भी काम देगा। और ऐसा नहीं कि पीटी का ग्रामर मेंस का ग्रामर कोई अलग अलग है, ठीक है कि नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच पे ही तो कंट्रोल करना है मुख्य रूप से। तो ग्रामर में क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। ये दूसरा पार्ट कंप्लीट कराने के लिए पीटी में दूसरा पार्ट, ये दोनों पार्ट्स नहीं भी कुछ करिएगा तो भी पास कर जाइएगा। सर हल्का वाला बात बता दीजिए, अरे तो पीटी करके क्या करोगे, भविष्य का काम नहीं करके रखोगे तो पीटी करके क्या करोगे। केवल यही कहोगे कि 4 बार एसएससी का पीटी किए थे, इससे तो काम चलेगा नहीं। तो तीसरा आसान पार्ट्स है, वो है वोकेब। अब वोकेब में क्या आता है, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड और सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या स्पेलिंग टेस्ट, इडियम फ्रेज, ठीक है। ये सब किस में आ जाता है, सर तो डॉक्टर की तरह लिखते हैं, तुम भी उसी तरह से लिख लो। साइनोनिम्स, SYNONYMS, एंटोनिम्स, ANTONY, निम्स, NYMS, नीचे इडियम्स फ्रेज, IDIOMS फ्रेज, इससे ऊपर स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग का स्पेलिंग नहीं जानते हो, यहीं से पकड़ा गया। चलिए ठीक है, मतलब भाव समझ गया ना कि वोकेबलरी यही, इसमें यदि आपका 15 नंबर आ जाता है तो पीटी ऐसे ही पास कर जाते हैं। मतलब ये सबसे आसान भाग है, और इसमें कई कई ऐसे हैं कि पिछले वर्ष का प्रश्न बना लोगे तो 50% आपका बन जाएगा। एसएससी का पिछले वर्ष का प्रश्न बना लो तो आपका 50% क्या होता है, ऐसा ही बन जाता है। कुछ वर्ड फिक्स है, एसएससी में आएगा ही, बिजारे, बारबेरियन, जेनिथ, एक्मी, मतलब बहुत सारे ऐसे तथ्य हम फैक्ट बताएंगे, विशेष तो सर बताएंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन तुम अपने भी पढ़ने लगोगे और क्वेश्चन बैंक रखोगे तो तुमको लगेगा कि जा ये तो 55 बार रिवाइज किया। तो जो रिवाइज करेगा उसकी संभावना क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है कि नहीं। और इसमें कुछ नहीं कीजिए, इसमें क्लास कीजिए और प्लस पेपर पढ़िए और टेस्ट दीजिए। कई बार क्या होता है कि एक कहानी दे दिया, और कहीं पर ग्रामर का टेस्ट कैसे लेता है, कहानी दे दिया, प्रीपोजिशन का टेस्ट लेना होगा तो वहां पर क्या करेगा, ऐसे करके दे देगा और नीचे आंसर रहेगा आपका।
तो अंडरस्टैंडिंग रहेगी पेपर पढ़ने की तो ये सवाल क्या है, एकदम आसानी से बन जाएगा। कई लड़के अभी भी बना सकते हैं, देंगे ही, एक आध फाउंडेशन टेस्ट लेंगे ही तो देखिए कई लड़के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। ठीक है, जिसका बेस थोड़ा सा ठीक, जिसका बेस नहीं ठीक है तो स्वाभाविक है कि उसको तो काम तो जीरो से हो ही रहा है। ABCD छोड़कर मास्टर साहब वहां से पढ़ाते हैं तो सर ABCD नहीं पढ़ाइएगा, ABCD से कैसे होगा, कुछ तो अपने भी जानकारी लेके आना है। तो ये आपका इंग्लिश का पार्ट, ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, क्लास, अब प्रैक्टिस के लिए किताब ले लेना, टेस्ट तो हम लेते ही रहते हैं, टेस्ट को बढ़िया से देना समय सीमा के भीतर। पहले यह कोशिश मत करो कि समय सीमा के भीतर, पहले यह कोशिश करो कि सवाल बने। समय सीमा के भीतर कब, जब आप उस पर मास्टरी कर लीजिएगा तब ना समय सीमा के भीतर। कि पहले दिन से सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, बुड़बक है एकदम, पहले तो सीखो, उसके बाद वो यदि 5 मिनट में भी कोई सवाल बनता है कोई टेंशन नहीं लेना है, वो 5 मिनट का सवाल कुछ महीने के बाद आपका 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट में बन ही जाएगा। ठीक है कि नहीं। और परीक्षा में ध्यान रखिए, कभी किसी सवाल आपको बहुत आसानी से घर पे बन जाती है, क्लास में बन जाती है, अब परीक्षा भवन में नहीं बना तो उसके साथ गुत्थम गुत्थी नहीं करना है कि बरगाही के आई तू बनवे ही के ना नहीं, आई तोरा हम छोड़बो नहीं, सार के ना तू उठ जेब हमरा से देखे छियो तोरा आर के, तो उसके साथ हाँ ईगो नहीं लेना है, नहीं बना इन द वर्स्ट केस छोड़ के निकल जाना है। क्यों, क्योंकि एक सवाल यदि 2-3 सवाल में फंस गए, 7-8 मिनट ले लिया, होता है ना, कई बार लड़का जिद कर लिया, नहीं बनाए थे, फिर बना रहा है, फिर दूसरे तरीके से बना रहा है, फिर तीसरे तरीके से बना रहा है, तब तो उसका टाइम, क्योंकि परीक्षा में समय बहुत कम होता है। ठीक है कि नहीं। तो वो भविष्य के लिए बता दिए हैं कि टेंशन उसके लिए ईगो नहीं लेना है कि बनाओ, बनोगे कैसे, नहीं बनोगे तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो अपना काम तमाम कर देगा। पता चलेगा बाहर निकलोगे सब तुम्हारा दोस्त सब 90, 95, 100 बनाए रहेगा, और तुम जो है सो कहोगे हम तो 25टा बनल, एकटा सवाल में फंस गए, बर्बाद कर दिलक। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है, नहीं बने आगे बढ़ जाना। होता है कई बार, विराट कोहली भी 0 पे आउट होता है कि नहीं, देखते हो अभी सब दिन रन बनाता है। RCB जो पहुंचा है उसमें अब क्वालिफाई कर गया ना, तो उसमें कितनी बड़ी भूमिका है, 0 पे भी आउट होता है कि नहीं होता है। हाँ चलो ठीक है, मैंने क्रिकेट का पूरा जानकारी लेके आया है, रात 12 बजे तक जानकारी रखा है। RCB जीत गया, ठीक है, इतना तुम लोग अपडेट जानकारी रखते हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खड़ा हो जाओ जी, तुम ही ना बताया, खड़ा हो, परिचय दो, सब कुछ नहीं पूछेंगे, खड़ा हो ना, हमारे पास आए हो तो हम तो सिखाएंगे ही ना कुछ। क्या नाम है तुम्हारा, बसंती, प्रदुम, वेरी गुड। कहाँ से पढ़े हो, कहाँ पढ़ते हो अभी, कहाँ किस कॉलेज में, LCS। तीनों फॉर्मेट में T20, ODI और टेस्ट में नंबर 1 पे कौन है, क्रिकेट की बात हुई तो थोड़ा सा क्रिकेट की बात हो जाए, जो तुम्हारे SSC में ही पूछ सकता है। तो क्रिकेट देखती हो, कल हम लोग फालतू बातें नहीं कर जानते हैं। हाँ अरे क्रिकेट फालतू नहीं है यार। कौन बताएगा, जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में क्या है, शीर्ष पर है। बैठो, ये तो पता ही होगा किस टीम से खेलता है। IPL में वो भी कभी कभी पूछता है कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी किस टीम से खेलता है, किस टीम का कप्तान है। ठीक है, जैसे चेन्नई सुपर किंग का कप्तान अभी धोनी नहीं है, कौन है। कि देखो कितना विशाल जानकारी रखा है, हम पढ़ाए भी नहीं है। अभी कोई चीज यदि हम पूछेंगे तो क्या, यदि हम पूछेंगे कि अच्छा बताओ कि अभी जो चाइना ने चंद्र अभियान किया, उसका उस चंद्र अभियान का क्या नाम है, तो कहेगा सर आप बताए हैं हम लोग को, तो चांग-ई-छे उसका नाम है, चांग-ई-छे 6, और पाकिस्तान उस पर कूद रहा है क्योंकि उसको दिया है कि ठीक है तुमको भी उपयोग करने के लिए हम मौका देंगे। अब वहां पर देश में खुशी मनाया जा रहा है
जब दूसरे के उस पर इतना खुशी है तो जब अपने बना लेगा तब तो पागल हो जाएगा। आगे लिखिए नेक्स्ट। अच्छा अपने नहीं बनाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है समझ में आ गई। किताब क्यों, वो काम कौन करेगा, मास्टर साहब की तुम, आप, आपका काम तो यहाँ है, इसका काम तो तुम्हारा है, ये काम मेरा है। फिर कुछ महीना के बाद ये स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी, इसमें प्लस जुड़ जाएगा, सेल्फ मॉनिटरिंग। मतलब जब पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो क्वेश्चन बैंक में अब वही समय प्रबंधन के लिए आप क्या करिएगा, सेल्फ मॉनिटरिंग कीजिए। अभी नहीं, कुछ महीने के बाद। इसके बाद आता है आपका मैथ, एक महत्वपूर्ण कक्षा है। अब मैथ एक ऐसा पार्ट है कि जो थोड़ा बहुत सब जानता है, जो एसएससी रेलवे में तैयारी करने का विचार रखता है वो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं भी जाने, थोड़ा बहुत सब जानेगा। अब इस मैथ के दो भाग होते हैं, तो तीन भाग। एक अलजेब्रा है, दूसरा आपका अरिथमेटिक है, और तीसरा आपका एडवांस है। तीन भाग है। अरिथमेटिक और तीसरा आपका एडवांस। ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स। इसको कौन पढ़ाएंगे, अरस्तु सर इंजीनियर हैं, वही पढ़ाने आएंगे, और वही आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे और कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे। तो इनके ऊपर तीन दायित्व रहेगा। इनका नाम है अरस्तु। ठीक है, घबराना नहीं। अंग्रेजी शब्द थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं, तो जो कंप्लीट हिंदी समझते हैं तो उनको थोड़ा सा शुरुआत में परेशानी होगी। पढ़ना तो चाहिए अंग्रेजी में ही, जब एसएससी की महत्वाकांक्षा रखते हो तो अंग्रेजी ही पढ़ना चाहिए, ठीक है कि नहीं। इंजीनियर भी हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं, तो आपको और व्यक्तिगत अभिरुचि भी है, फिजिक्स भी है पढ़ाएंगे और कंप्यूटर भी बताएंगे, कंप्यूटर सॉरी। लेकिन पहले मैथ, पहले इनके ऊपर क्या दायित्व रहेगा, मैथ का। और कुछ पार्ट्स सुजीत सर जो रीजनिंग वाले हैं, क्योंकि काफी व्यस्त हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा अन्य बैच में भी दबाव है, कहाँ गए, तो इनके द्वारा भी किया जाएगा। और कुछ एडवांस में जब पाठ्यक्रम को गतिशीलता प्रदान करना होगा तो मनोज सर भी एक दो चैप्टर देखेंगे, तो काफी अनुभवी हैं, नाम सुने होंगे मनोज सर का, अपने यहाँ विगत कई सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और एक प्रोफेशनरी अधिकारी हैं, वो भी आते हैं समय समय पर, तो कुछ कक्षा उनके द्वारा भी दी जाएगी। मतलब एक साथ तीन चार लोगों को, क्योंकि मैथ का पाठ्यक्रम भी क्या है, सब बड़ा है, और नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है कि नहीं। तो वो अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग कर लेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ये चिंता हम लोग की है। लेकिन मुख्य दायित्व किन पे रहेगा, मुख्य दायित्व, मान लिया पीएचडी कर रहे हैं, 10 दिन नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं ना होगा कि क्लास बंद रहेगा, तो उनकी जगह दिया जाएगा ना, छोड़ दिया जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। नेक्स्ट, अब इस सारे को अलग अलग चैप्टर में लिखेंगे। तो लिखिए, मैथ वाले में लिखेंगे, सबसे पहले लिखे मैथ में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अब चैप्टर लिख लो नंबर सिस्टम, इस पर मास्टरी होनी चाहिए, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा दूसरा डेसिमल सिस्टम, डेसिमल दशमलव, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, सरलीकरण,
भिन्न 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 समझते हो, फ्रैक्शन, भिन्न लिखेंगे, भिन्न भिन्न। रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात, हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। रेशियो प्रपोर्शन, रेशियो प्रपोर्शन। फिर आता है, इस पर टिक लगा लो, रेशियो प्रोपोर्शन और नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पर टिक लगाओ। टिक का मतलब समझते हो ना, तो उसमें एकदम मास्टरी रहनी चाहिए, वहां से सवाल आता ही है, गड़बड़ नहीं हो। ठीक है, नंबर सिस्टम और रेशियो प्रोपोर्शन पर टिक लगाइए। नेक्स्ट है औसत और आयु समस्या। एवरेज, एवरेज लिखो ना, अंग्रेजी में एवरेज लिखो, हिंदी में औसत लिखो। और एज प्रॉब्लम, आयु समस्या, आयु समस्या। अच्छा, आयु समस्या जो है वो मैथ का भी पार्ट, और समझ में आ ही गई कि रीजनिंग का भी है। मतलब यहां से क्वेश्चन आना ही, नहीं आने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं आपको इसका आमना सामना हो जाएगा। उस पर भी टिक लगा लो, 4 बार 5 बार कम से कम। हाँ हाँ, औसत पे भी, औसत भी इंपॉर्टेंट है। औसत आयु समस्या दोनों रीजनिंग का विभाग है। मैंने सुजीत सर पढ़ा देंगे तो ये छोड़ देंगे, ये पढ़ा देंगे तो वो छोड़ देंगे। ठीक है कि नहीं? जो भी होगा सर दोनों जगह नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है कि नहीं? दो दो टीचर से पढ़ लीजिएगा, क्या दिक्कत? चलिए आगे चलिए। इसके बाद है, औसत हो गया ना। क्या बीज गणित का कुछ बेसिक्स है, लिखोगे अलजेब्रा का बेसिक अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा। फिर है पार्टनरशिप, साझा, कॉपी भी नहीं बनाई हो नहीं, पार्टनरशिप साझा। परसेंटेज, परसेंटेज सब अरिथमेटिक का भाग है। लाभ हानि, लाभ हानि और छूट, डिस्काउंट, लाभ हानि और छूट। समय और काम, टाइम और वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, समय और दूरी। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो कुछ चैप्टर आप लोग पढ़े भी होंगे पहले। अब तब आता है एडवांस में ब्रीथ, ब्रीथ, हाँ ब्रीथ सर्किल, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री इत्यादि के छोटे छोटे चैप्टर है, खंड है। ठीक है, और इस बार एक और भी पार्ट हम चाहेंगे कि आप पढ़ लीजिए, और वह है स्टैटिक्स। जैसे थोड़ा सा जानना चाहिए पाई डायग्राम, तो लिख देंगे स्टैटिक्स, सांख्यिकी, जैसे आवृत्ति, बहुभुज, दंड आरेख, पाई, पाई डायग्राम। स्टैटिक्स कभी पढ़े हैं जीवन में? बदलते समय में मैं देख रहा हूं कुछ महीनों से कुछ परीक्षा में कि स्टैट का प्रवेश हो गया है मैथ में। हालांकि मैथ से स्टैट बिल्कुल अलग है। आप एमएससी में जाएंगे तो स्टैट अलग पढ़ना है, एमएससी स्टैट, एमएससी मैथ। लेकिन जब चेंज हो रहा है सिस्टम, तो हम चाहेंगे कि आप पढ़ लीजिए। लेकिन ये कब? जब ये सब आपका हो जाए, तब चौथे भाग में स्टैट मतलब सांख्यिकी का अध्ययन आप थोड़ा सा 2-3-4 क्लास में कर लेंगे, जिससे कि आपकी बेसिक थोड़ी सी क्लियर रहे। ठीक है कि नहीं? और ये कक्षा 4-5 महीने तक चलती है, मैथ जो है 4-5-6 महीने तक चलती है, इसलिए इसकी चिंता। ग्रामर है, ठीक है कि नहीं, तो वो तो एक सर्टेन टाइम में क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन मैथ एक ऐसी कक्षा है, तुमको खुद भी लग रहा होगा
कि बहुत सारे छोटे छोटे, हम तो सीधे लिख दिए हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंदर कितने चीज, नहीं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर कितने अध्याय हैं, तो उन सब का अध्ययन आपको इंजीनियर साहब के द्वारा कराई जाएगी। अब चौथा खंड आता है जो सबसे बड़ा खंड है, ठीक है, जो आपके समग्र जो संस्कार, व्यवहार, ज्ञान, प्रज्ञान, बौद्धिकता सब में सुधार कर देगा, और वो है सामान्य अध्ययन, जीके जीएस। जीके जीएस, ठीक है। अब ये जीके जीएस में इसको कौन पढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं। पहले सभी खंड में ही देखते, अब तो थोड़ा फिजिक्स में दे दिया हूं थोड़ा सा, चूंकि उनको इंटरेस्ट है, जिस टीचर को इंटरेस्ट है, जो जीता है फिजिक्स के साथ, उसको दे देना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो मैंने दे दिया है उनको। हालांकि किसी भी संस्थान में इंडिया के इस 9 खंड को 9 टीचर पढ़ाते हैं, कम से कम 9, क्या उससे भी ज्यादा। कई संस्थान में एंशिएंट हिस्ट्री अलग पढ़ाएंगे, मेडाइवल अलग पढ़ाएंगे, मॉडर्न अलग पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी अलग पढ़ाएंगे, जनरल ज्योग्राफी अलग पढ़ाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग पढ़ाएंगे, बायोलॉजी के तो होते ही अलग हैं, केमिस्ट्री के अलग होते ही हैं, फिजिक्स के अलग होते ही हैं, पॉलिटी के अलग होते ही हैं, इकोनॉमिक्स के अलग होते ही हैं, ठीक है कि नहीं। तो कुल मिला के अन्य संस्थानों में देश में 12-14 टीचर मिल के पढ़ाते हैं, और यहाँ क्या है, और इसीलिए यहाँ के छात्रों का सामान्य अध्ययन बेहतर क्यों होता है, क्योंकि वो पूरा कंट्रोल रखता है, ठीक है कि नहीं। कोई एक टीचर यदि पढ़ाते हैं तो कंट्रोल भी बढ़ता है उससे, ठीक है। कोई लड़का ये नहीं, सर ज्योग्राफी वाले सर नहीं पढ़ाए थे, अच्छा कौन है थे ज्योग्राफी वाले सर, पता है ना। होता है कई बार, यदि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, और ज्योग्राफी में ही मिनरल्स पढ़ना है और केमिस्ट्री में ही मिनरल्स पढ़ना है, तो हम यदि कुछ पूछें तो कहेगा सर ये केमिस्ट्री वाले सर कहाँ बताए थे, अच्छा बाबू केमिस्ट्री में मैं ही पढ़ाया था, किस दिन पढ़ाया था वो भी बता देता हूँ, उरो मत ज्यादा, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्लियर हो गया ना। तो ये पूरा भाग बड़े सर, नाम जान के क्या करोगे, नाम जानोगे तो बेहोश हो जाओगे, ठीक है। वो जी के नहीं है, बड़े सर ही काफी, नाम ही काफी, बात खत्म। 25 सालों से मैं यहाँ पर हूँ, मेरा परिचय जानोगे। 25 सालों से मैं इस जगह पर काम कर रहा हूँ, 50,000 से अधिक छात्रों को पढ़ा चुका हूँ, 5,000 से अधिक को सरकारी नौकरी मिल चुकी है, आईएएस से लेकर सिपाही तक, आईएएस से लेकर सिपाही तक। फर्स्ट आईएएस वही दी थी हमको सबसे पहले, ठीक है कि नहीं। तो वो रेलवे के बैच में थी, एसएससी पहले, रेलवे एसएससी अलग था, ठीक है। और रेलवे के बैच में रेलवे भी पास की, कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा एक पास की, फिर सीडीपीओ की परीक्षा पास की, फिर यूपीएससी की परीक्षा पास। बात समझा। आज उस समय पास की जिस समय उसके पास कोई उदाहरण नहीं थे संस्था में, बिल्कुल फ्रेश होता है ना संस्था का। आज क्या है, संस्था का अपना रिकॉर्ड है, कहे ना 5,000, ठीक है, आज रिकॉर्ड है अपना। हर गांव कस्बे जहां भी जाएंगे, लक्ष्य के छात्र और लक्ष्य के सफल छात्र, जो जिस चीज के, अभी एमटीएस का तैयारी करेगा, पहले ही कह दिया है, तो एमटीएस से ना पास करेगा। ये एसएससी की कही, हम एसएससी की तैयारी करेंगे, एसएससी ही ना पास करेंगे, तो जिसका जो मनोस्थिति है उसी में पास करेगा, ठीक है। कोई सिपाही के बैच में आएगा तो कलेक्टर थोड़ी हो जाएगा, कि सिपाही के बैच में आएगा तो सिपाही ना बनेगा, फिर बाद में भविष्य में वो जो हो जाए। सिपाही का लड़का तो अभी डीएसपी भी है मेरा, सिपाही पास किया, दरोगा पास किया, डीएसपी भी पास किया, ठीक है कि नहीं। तो करने वाला, मेहनत करने वाला तो करता रहता है, 6-7 साल तक तो किया, तो 7 साल लग गया डीएसपी, तो लगेगा नहीं। 1-2 साल में सिपाही किया, फिर 2 साल तैयारी किया, दरोगा किया, फिर भाग गया, मतलब भाग क्या गया, नौकरी करने लगा, फिर 3-4 साल तैयारी जारी रखा। अब तो एक बहुत सशक्त माध्यम हो गया ऑनलाइन, ठीक है कि नहीं, उसके माध्यम से लड़के बहुत दूर दूर तक जुड़े हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। चलिए खैर मूल में आइए, तो समझ में आ गई। नाम है मेरा पीएन झा, ठीक है। अब धीरे धीरे और जानोगे, अभी इतना ही काफी, ठीक है कि नहीं। कुछ बातें पेपर के माध्यम से भी जानोगे,
कि पीएन झा सर कौन है, जब फोटो वोटो देखोगे हमेशा तब और जानोगे, अरे वाह हमारे सर का तो रोज समाचार पत्र में रहता है, और जानोगे। मूल बिंदु पे आ जाओ, आगे चलो। अभी जितना हमारे विषय में कम जानो उतना ही अच्छा है। आगे चलेंगे, ठीक है कि नहीं। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके दो भाग है, तीन भाग कहो। एक है साइंस का भाग, एक है आर्ट्स का भाग, एक है करेंट और मिसलेनियस का भाग, विविधा जिसको हम लोग कहते हैं, विविधा कहते हैं जिस। सुनो, साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर। हालांकि यह कंप्यूटर फिजिक्स से ही जुड़ा हुआ है, मॉडर्न फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर। कंप्यूटर, लेकिन यह कंप्यूटर, तुम लोग कोई फिजिक्स ऑनर्स है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़े होगे? नहीं पढ़े हो मॉडर्न, कभी नहीं पढ़े हो? अच्छा ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में पहले हम लोग पढ़ते थे रेडियो, ट्रांजिस्टर, दूरदर्शन। अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? कंप्यूटर, ठीक है कि नहीं। तो आज का मॉडर्न फिजिक्स जो है वो कंप्यूटर का मॉडर्न फिजिक्स है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये पार्ट्स कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है? पीटी के लिए ज़्यादा नहीं, ये मेंस के लिए, एसएससी मेंस के लिए, क्योंकि अलग में पास करना है इसमें, तो इसका अलग से आपको जानकारी दी जाएगी, 10 कक्षा 15 कक्षा इत्यादि, जितना भी हो सकता है। फिर आता है आर्ट्स, इसमें है हिस्ट्री, ये काफी लंबा खंड है। हिस्ट्री एंशिएंट है, मेडाइवल है, आपका मॉडर्न है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन। या कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इतने सारे खंड है किसमें? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ऑब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि पॉलिटी खत्म हो जाए तो कहिए सर कॉन्स्टिट्यूशन कब पढ़ाइएगा, तो एक ही साथ हो गया, ठीक है। और आपके एसएससी में, रेलवे में इकोनॉमिक्स नहीं ज्यादा पूछते, ठीक है कि नहीं। लेकिन एसएससी में ये सभी खंड क्या है, और साथ में प्लस में यदि वहां 25 क्वेश्चन ही रहेगा तो सबसे रहेगा। 50 क्वेश्चन किसी परीक्षा में रहेगा तो स्वाभाविक है कि उसी अनुपात में रहेगा। तो करेंट और मिसलेनियस, पहले जो मिसलेनियस पूछता था वो होता था ट्रेडिशनल, ठीक है, कि पहले कौन से ऐसे थे जिनको भारत रत्न मिला, ठीक है। तो भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई, तो पहले ट्रेडिशनल पूछा जाता था। अब क्या पूछा जाता है? अब यदि करंट मिसलेनियस रहता है, पहला जल मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई, ठीक है कि नहीं। हाँ हाँ आएंगे, ये तो समझा रहे हैं कि मिसलेनियस किस तरह का अब आता है, अब पहले था। तो पहले कैसा था? ट्रेडिशनल, परंपरागत, क्लासिकल उसको कहते हैं। अब कैसा है? अब है नियो क्लासिकल, बिल्कुल करंट से जुड़ा हुआ, ठीक है कि नहीं। कहीं पे लिथियम की फैक्ट्री बनी देश का पहला, तो वो आपको याद रखना। यदि आपका रेडीमेड पुल बिछाने वाली एक ब्रिज, एक टेक्नोलॉजी डेवलप है डीआरडीओ के द्वारा कि यहाँ आएगा, यदि यहाँ से वहां तक पुल की जरूरत है आएगा और उसको बिछा देगा, उस ब्रिज सिस्टम का क्या नाम है? सर्वस्त्र। ये आपका क्या हो गया? मिसलेनियस। मैंने करंट भी है और मिसलेनियस। यदि फर्स्ट है तो भविष्य में क्या हो जाएगा? 1 साल के बाद वो मिसलेनियस, और 1 साल तक क्या बना हुआ है? वो करंट बना हुआ है। जैसे इंडिया का फर्स्ट नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है, म्यूजियम जो है, वो कहाँ एस्टेब्लिश किया गया? हैदराबाद में, अभी 10 दिन पहले का तथ्य है। तो अभी वर्तमान में ये क्या है? वर्तमान में ये करंट है, लेकिन ये साल भर के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिसले। उसी तरह से पिछला साल जो फर्स्ट हुआ
वो इस साल क्या हो गया, मिसलेनियस हो गया। तो आशा है समझ गए होंगे। तो समय समय पे इसकी जानकारी आपको देंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें कोई किताब उताब नहीं पढ़ना, क्लास ही काफी। हाँ, भविष्य में पीसीएस आईएएस बनना हो तो एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी किसका सर पढ़ लेंगे, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, बायो का और पॉलिटी का। बस ये भविष्य के लिए है, वर्तमान के लिए क्लास, ये किसके लिए है, तुमको छोड़कर। तुम पहले एमटीएस, ठीक है, मूल में आ जाइए। अब प्लस क्या करना है, ये जब भी करो तो रोज क्वेश्चन बनाओ। एक क्वेश्चन बनाने का सॉल्व कर दिए हैं, इस सप्ताह में एक आध दिन छोड़ करके सभी दिन यूट्यूब लाइव पर 50 से 75 क्वेश्चन अब मैं पढ़ाता हूं। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा वहां, और दूसरा अपने भी बनाओगे, वो तो वह यूट्यूब लाइव पर, ठीक है कि नहीं। रात में 7:45 जब पढ़ने की शुरुआत करिएगा तो हम ही से शुरुआत कीजिएगा, सुबह की शुरुआत भी हम ही से होगी, ठीक है कि नहीं, और रात का अंत भी मुझसे ही होगा। ध्यान रखिए। अब प्लस ये एक ऐसा पार्ट है कि थोड़ा अपने भी क्वेश्चन बनाइए, सेल्फ क्वेश्चन भी बनाते रहिए। तब आप देखिए कि 2 ही 3 महीना में आपको लगेगा कि हम बहुत कुछ जान गए हैं, ठीक है कि नहीं। अब पहले तो पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी ही जानोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स जानोगे, वो तो धीरे धीरे ही जानोगे ना। इसी को करने में 8 में जैसे अभी चल रहा है, नहीं 8:30 9:45 से हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 बड़े भाग चल रहे हैं। आप लोग में से 5-10 लोग किए भी होंगे, शायद एक आध चैप्टर किया है ना, नहीं किए हैं, 1-2 अरे याद किए ना, ठीक है कि नहीं। तो 2-2 चैप्टर करके दो दो भाग में चल रहा है अभी वहां, क्योंकि ई और एफ बैच को मिश्रित कर दिए हैं कि तेजी से थोड़ा सा हो जाए, कोई परीक्षा आएगी तो उसको आसानी हो जाए, तो वहां पे वो काम कर रहा है, ठीक है कि नहीं। मूल में आ जाइए। तो सर हम लोग का भी 2 भाग में होगा जी के नहीं, आप लोग अभी बच्चे हैं, पर जवान हो जाइएगा। जवान का मतलब 2-3-4 महीना हो जाएगा तब 3 क्लास देंगे। अभी 3 क्लास यदि देंगे तो भाग जाइएगा, बाप रे मास्टर बा बहुत पढ़बई छो, कहे थे पुला के कहे थे 6:30 से 9:30 10 बजे तक छोड़ देंगे, अब तो 12 बज जाता है। नहीं, जैसे अभी होता है तो अभी क्या है, बर्दाश्त करता है, अब बड़ा हो गया ना, अब समझ, कई लड़के को समझ में आ गया नहीं पढ़ना है। अब वही शुरू में कहते थे तो भाग जाता था, अभी भी 2-4 ठो भागता है, छोड़ देते हैं, क्या करेंगे, अपने भाग भोगेगा। जब आप मेरे पास, आप यहाँ कोई अटेंडेंस बनाने नहीं ना आते हैं, यहाँ पढ़ने आते हैं, तो जो भी आपका रूटीन है उसको आप करके जाइए, ठीक है कि नहीं। पढ़ाई से बढ़कर कोई काम नहीं, बात को हमेशा ध्यान रखिए। मूल में आ जाइए। तो क्या क्या करना है यहां समझ में आ गई, ठीक है कि नहीं। एक भाग आपका साइंस चलेगा सप्ताह में, और एक भाग आपका आर्ट चलेगा, और समय समय पे 15 दिन 20 दिन के बाद आपको खुद कह दिया जाएगा कि अगले दिन करेंट और मिसलेनियस की कक्षा। हालांकि अभी मैं इस बैच में, ठीक है कि नहीं, जब तक कि सारी कुर्सी भर नहीं जाती है, क्योंकि दरभंगा है ना, दरभंगा में क्या होता है, ये रे आई गेल रहो बैच शुरू भेल हो, ठीक है कि नहीं। तो दरभंगा में धीरे धीरे क्या होता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है कि नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि अभी करेंट और मिसलेनियस पढ़ाएंगे। पूछिए क्यों पढ़ाएंगे सर, क्योंकि किसी का छूट भी जाएगा तो कोई फर्क, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर देंगे, केमिस्ट्री शुरू कर देंगे, तो इस सब में हर अध्याय एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो यदि 2-3 क्लास में किसी का छूट जाएगा तो फिर उसको पूरा चैप्टर ही क्या है, समझ में नहीं आएगा। इस महीना से, इस महीना के बाद, इस महीना के बाद हम आपका पॉलिटी की शुरुआत कर देंगे, पॉलिटी से, ठीक है कि नहीं। तो यही आपकी पूरी रणनीति है और इसी पे आपको काम करना। तो आप समझ में आ गया ना कि पढ़ना क्या क्या है हम लोग को, ठीक है कि नहीं। अब यदि किसी के मन में होगा कि सर सोशियोलॉजी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है,
सर साइकोलॉजी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्लियर हो गया। अब किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछो। अब सबका अलग अलग सिलेबस है, हिस्ट्री का अलग सिलेबस है, ज्योग्राफी का अलग सिलेबस है। अब उस सिलेबस को यदि डिटेल वर्णन करने लगेंगे तो 4 घंटा चाहिए। मैथ रीजनिंग तो है नहीं, मैथ रीजनिंग के टीचर क्या है, 15 चैप्टर, 15 चैप्टर तो मेरा इकोनॉमिक्स में है सिर्फ, ठीक है, 20 चैप्टर तो मेरा सिर्फ ज्योग्राफी में है, ठीक है। तो आशा है समझ गए कि मेरा काम कितना बड़ा काम है। लेकिन 8 महीने में वो सब काम अपने आप, आपका काम है आप इसी कुर्सी पे बैठे रहिए और 8 महीने में सबका अपना अपना जो पाठ्यक्रम के अनुसार है वो पूरा हो जाता है। अब कितनी बात वो पचा पाता है ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है उसके रिवीजन पर, कि घर पर जाके वो कितना रिवाइज करता है। तो मैं हमेशा कहता भी हूँ क्लास, रिवीजन और मॉनिटरिंग। कंपटीशन की तैयारी में इस 3 चीज को याद रखिए। क्लास कभी नहीं छूटे, केस को छोड़ दो तो रिवीजन करते रहिए। रिवीजन 2 स्तर पे है, एक तो आपके स्तर पर है और दूसरा एक बार जब बैच समाप्त हो गया, ठीक है कि नहीं, अपना पहले बैच समाप्त कर लिए तो फिर आपको किसी बैच में एडजस्ट कर दिया जाता है और आप आराम से रिवीजन करते रहते हैं। कई लड़के होते हैं 2 बार 3 बार पढ़ते हैं। अब मान लिया कोई इंटर में आया तो उसको पढ़ने का समय क्या है, मिलेगा ही 3 बार 4 बार। अब कोई ग्रेजुएशन करके आया तो उसके लिए क्या हाई टाइम है, उसके पास तो विकल्प भी बहुत कम है। अब तो अधिकांश छात्र, मुझे लगता है कि इसमें से ग्रेजुएशन बहुत कम ही लड़के होंगे, इंटर पास ही होंगे। हाथ खड़ा कीजिए तो इंटर पास कितने लोग हैं, देखिए, देख रहे हैं, लग जाता है, चेहरा का बनावट से लग जाता है कि सब अभी ग्रेजुएशन नहीं किया है। जो ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है वो थोड़ा सा गंभीर रहता है, ग्रेजुएट है ना। और जो इंटर किए रहता है हुले रे हुले रे हुले रे हुले रे, उसको थोड़ा सा गंभीरता आने में थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है कि नहीं। तुम्हारा नहीं हुआ है ग्रेजुएशन, तुम्हारा तुम्हारा हाँ हो गया है। हाथ खड़ा की थी इंटर वाले में, नहीं की थी, अच्छा। डांटो मत, मेरा हृदय बहुत कमजोर है, हाँ डांटना नहीं है हमको, डांट रही, ठीक है। तो इतनी सारे बिंदु को क्लियर हो गया ना। तो सबका अलग अलग फिर पाठ्यक्रम है, फिजिक्स का अलग पाठ्यक्रम है। जो जनरल फिजिक्स, एक बार मौखिक कह दे, जो जनरल फिजिक्स, हीट, साउंड, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट, मॉडर्न फिजिक्स, इतने भागों में फिजिक्स बटा है। अब उसमें कंप्यूटर भी डाल दो, केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल के कई पार्ट्स हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, एसिड बेस, ये 3 तो भूलना ही नहीं। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल, रेलवे देने जाओ तो पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक मेटल और नॉन मेटल, ऑर्गेनिक एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक में हाइड्रोकार्बन्स है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूट से लेकर इथिलीन, एसिटिलीन। इसके बाद आपका फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, अल्कोहल, फिर मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म। अरे सब पढ़ना है, हंस रहा है, ये सब बाबू नहीं पढ़े हो तो पढ़ना पड़ेगा। क्लोरोफॉर्म नहीं तो क्लोरोफॉर्म सुंघा देंगे, बेहोश कर देंगे, मूल में आ जाइए। इसके बाद ऑर्गेनिक में एरोमेटिक है तो बेंजीन, फिनॉल, टॉलिन, इन सब के विषय में आपको जानकारी चाहिए। मानव जीवन में केमिस्ट्री पढ़ना है आपको, ईंधन के विषय में आपको जानना है, तो वो सब की चर्चा कहाँ होगी, केमिस्ट्री में होगी। उसी तरह से बायोलॉजी है, साइटोलॉजी से लेकर हिस्टोलॉजी। इसके बाद डिजीज, न्यूट्रिशन और 2 सिस्टम। 2 सिस्टम कौन सा, डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी, सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन पढ़ेंगे सब सिस्टम, एक्सक्रीटिव भी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव भी पढ़ेंगे, स्केलेटन भी पढ़ेंगे, एक एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ेंगे। कोई भी ऐसा सिस्टम है जो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फोकस किस पे रखेंगे, फोकस रखेंगे न्यूट्रिशन पर, डिजीज पर, और 2 सिस्टम, डाइजेस्टिव और डाइजेस्टिव मतलब पाचन तंत्र और परिवहन तंत्र पर, और साथ में साइटोलॉजी बेसिक है, वहां से 1-2 सवाल आते हैं। तो बायोलॉजी के इतने भाग हैं। उसी तरह से हिस्ट्री है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न। एंशिएंट में 7 चैप्टर है, पाषाण, हड़प्पा, वैदिक, धार्मिक आंदोलन, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त और हर्ष। मेडाइवल के 3 भाग हैं, पूर्व मध्यकाल,
इसका मध्यकाल में दो भाग है, एक है आपका दिल्ली सल्तनत, दूसरा है मुगल। दिल्ली सल्तनत में कई शासक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और लास्ट इब्राहिम लोदी तक। इसके बाद आपका मुगल में आएंगे बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक। फिर आता है भक्ति सूफी आंदोलन, और फिर आता है कुछ प्रोविंशियल स्टेट जैसे विजयनगर, शिवाजी, मराठा। और तब आता है मॉडर्न आधुनिक भारत, यूरोपियन कंपनी के आगमन से लेकर और भारत की आजादी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वहां तक आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह से आपको पढ़ना है ज्योग्राफी में तीन भाग, भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल और विश्व का भूगोल। अभी जैसे कोई लड़का, कुछ लड़का कर रहा होगा भौतिक भूगोल, कल वायुमंडल पढ़ाए थे, सौरमंडल पढ़ाए हैं, आज जलमंडल पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो वो भौतिक भूगोल है। भारत का भूगोल ही आपकी परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट है, 13 से 14 अध्याय में बटा हुआ है। इसके बाद विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है। फिर आता है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के बेसिक से लेकर, और उसके बाद आपको पढ़ना योजना, कृषि, उद्योग, बजट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। ठीक है, इन सब का अध्ययन आपको इकोनॉमिक्स में ही करना होगा। साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलना होगा। मांग आपूर्ति आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, उन सबको आपको ध्यान में रखना होगा। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माण से लेकर और इसके बाद संविधान संशोधन लास्ट तक। ये आपको संविधान का निर्माण के बाद आपका प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जैसे केंद्र का पढ़िएगा उसी तरह से राज्य का पढ़िएगा। फिर कुछ संवैधानिक संस्थाओं को पढ़िएगा, जैसे चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है कि नहीं, स्टेट पीसीएस है, इन सबको, पंचायती राज है। और फिर छोटे छोटे अवधारणा है, जैसे आपका अभी अनुसूची पर है, जैसे आप अभी मैंने आपको बताया कि संविधान संशोधन पढ़ना है। इसके बाद आप जानेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विषय में। तो कुछ छोटे छोटे अवधारणाओं के साथ हम इस संविधान की कक्षा को समाप्त करेंगे। करेंट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बटा है, आर्थिक परिदृश्य में बटा है, विज्ञान तकनीक में बटा है, संवैधानिक परिदृश्य में बटा है, भौगोलिक परिदृश्य में बटा है, और कुछ मिसलेनियस है। मिसलेनियस क्या है? महत्वपूर्ण दिवस है, महत्वपूर्ण सम्मेलन है, महत्वपूर्ण किताब है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। ठीक है, ये सब आपका आता है मिसलेनियस में, वहां पर भी मैंने करेंट के मिसलेनियस में। एक मिसलेनियस तो जो 1 साल पुराना हो जाता है तो वो अब मिसलेनियस में कन्वर्ट कर जाता है। इतने सारे पाठ्यक्रम आपको पढ़ने हैं, तब जाकर आपका ये पूरा सिलेबस। तो एक आउटलुक मिला ना कि हम लोग को क्या पढ़ना है। विशेष आप लोग को एक ये दी गई होगी, ये दी गई है ना, नहीं मिली है तो मिल जाएगी, ठीक है कि नहीं? आज ले लीजिएगा, नहीं होगा तो कल ले लीजिएगा, अगले दिन ले लीजिएगा। तो ठीक है, मतलब इतने सारे पार्ट्स आपको पढ़। अब आपके मन में कोई भी प्रश्न हो कि आज मेरी प्रारंभिक कक्षा आज पढ़ाता उड़ाता मैं नहीं हूं, आज समझाता हूं, ठीक है, अब जो भी प्रश्न है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब अगले दिन से आपकी जो रीजनिंग है, मैथ्स है, ये सब की रणनीति के साथ परिचर्चा शुरू हो जाएगी। सभी टीचर का नाम सबका दे दिया गया है। जिस शांति और अच्छे ढंग से आज आपने क्लास किया है, भविष्य में भी उसी तरह से करते रहेंगे, ठीक है कि नहीं? अब आपको जो भी प्रश्न हो आज आप हमसे पूछ सकते, अपने भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए, जो होता है मन में कोई प्रश्न, क्योंकि फिर आज के बाद मौका मिलेगा नहीं, फिर तो हम ही पूछेंगे सिर्फ, ठीक है? अकल है? जब कहे 2 कक्षा होगी तो कैसे हो जाएगा इतना सब? धीरे धीरे करके ना, धीरे धीरे, ठीक है? कक्षा आपकी होगी अभी 6:30 से लगभग 10 बजे तक। किसी दिन हम 10:30 तक ले लिए तो क्या करोगे? भाग जाओगे? किसी दिन हमको मन हुआ कि आज 11 बजे तक लें, क्या करोगे? अभी नहीं लेंगे, क्योंकि अभी भागने का खतरा रहेगा, ठीक है कि नहीं? पहले थोड़ा सा जोड़ेंगे क्लास से, क्योंकि कॉलेज में अभी तक आप किए हैं 30 मिनट का क्लास, 35 मिनट का क्लास। हमारे पास कम से कम करना है 1.5 घंटा, हम तो 2 घंटा देंगे। हमारी कक्षा 3 दिन होगी, ठीक है कि नहीं? और 3 दिन कम से कम 2 घंटा होगी बाबू, तो इसलिए हमारे साथ तो गुजारना होगा समय,
ठीक है कि नहीं। और जून के बाद हमारे साथ तो 6 दिन की कक्षा होगी आपकी, ठीक है कि नहीं। तो धीरे धीरे मेरा पेनेट्रेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान, तब तक आपको मन भी लगने लगेगा, बैठने की जो इच्छा शक्ति है वो वृद्धि हो जाएगी। 1.5 घंटा बैठने की क्षमता पहले विकास करना, ठीक है। तो 6:30 से 10 2 कक्षा रोज होगी, या तो मैथ रीजनिंग या इंग्लिश मैथ, ठीक है। कॉमन कोशिश होगी कि मैथ, चूंकि जिसका ज्यादा सिलेबस है तो वो ज्यादा होगा, ठीक है कि नहीं। तो स्पष्ट है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाए। और पूछना है, ये सब मेरे लिए छोड़ दो ना कि सर कितना क्लास लीजिएगा। तुमको जो अपना प्रश्न है सो पूछो। अच्छा, संभव है कि चारों चीज हो जाए एक बार में? 40 मिनट में कुछ नहीं होता है। 35 मिनट में क्या होता है, सर आते हैं, आप ब्लैक बोर्ड पे जब तक लिखते हैं घंटी लग जाता है। तो इसीलिए 1.5 घंटा का रखा गया है, नहीं कि चारों हो और हो कुछ नहीं। तो 1.5 घंटा का है, कोई 1.5 पौने 2 घंटा तक चलेगा। और बताइए, और क्या पूछना है? हाँ पूछे ना, सीरियल तो बता जा, इतना तुमको बता दिए, कहाँ गया? यही ना चारों पढ़ना है। ये जो तुमको लिखा है कहाँ गया था वो? ये जो लिखा है यही ना सीजीएल है। ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा है, वही ना सीजीएल है। और उसमें कितना खंड पढ़ना? चारों। उसमें पीटी मेंस है। अभी जो बता रहे हैं कि मेंस में चारों खंड में, 5 खंड में पास करना अनिवार्य है, तो किसके लिए बताए? दिखाए कहाँ सर? अरे और बोलो, और पूछो। हाँ नहीं, इवनिंग नहीं। इवनिंग हम लेते हैं पीसीएस का, बीपीएससी का, और कुछ। हाँ, आरपीएफ के लिए तो देखे नहीं, रेलवे। हाँ, फॉर्म भर रहे हो, 2 महीना के बाद परीक्षा होगी, सो नहीं है ये। बस सेम मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस अभी तो बता दिए थे। सिर्फ टेक्निकल ग्रेड का देने जाओगे तो टेक्निकल वाला पेपर भी रहेगा, नहीं समझे। अब तुम इलेक्ट्रिकल विंग का परीक्षा दोगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक जो, जिससे तुम आईटीआई किए हुए हो वही ना दोगे, जीते। और कोई जरूरी नहीं, ऑप्शन खुल जाता है। कितने लड़के आईटीआई से 25 साल में आए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बेरोजगार रहा, क्योंकि वो इधर से पढ़ लिया, उधर ठीक ठाक है ही, पास कर जाता है। ऑप्शन ज्यादा खुल जाता है। अब तुम कहोगे कि सर हम बीएड कर लेंगे तो क्या होगा, तो बीएड कर लेंगे तो एक और ऑप्शन खुल जाएगा मास्टर बनने का, वो भी, उससे भी पास कर जाओगे। सर हम इंजीनियरिंग कर लेंगे तो ऑप्शन खुल जाए, आजकल तो इंजीनियरिंग में भी जीके जी 100 नंबर का रहता है, बीपीएससी लेता है, वहां भी रास्ता खुल गया। मतलब ये पार्ट्स भविष्य, क्या कहें, वर्तमान तो वर्तमान, अब भविष्य को भी आपको सुधार सकता है, जहां भी आप ऑप्शन खोल के रखिएगा। और किसी के मन में कोई कुछ हो तो पूछो। ऑब्जेक्टिव 25-25 का पीटी का है, वो सब, ये सब तो इसमें लिखा हुआ है। और वो मार्क्स में गए तो परीक्षा पैटर्न कभी कभी क्या होता है, चेंज हो जाता है। 25-25 का है, ठीक है, पीटी में। अब वो तो सबका बताने लगेंगे तो सब तो उसमें 1 घंटा होगा, वो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। हम यहाँ पे वो बताए हैं कि जहां पर बताना, आप कहोगे कि सर एज नहीं बताए सर, एज मतलब एसएससी के लिए कितना मिनिमम एज है, वो सब तो चेंज होता है। मान लिया हम लिखा दे 20 से 25, अगले दिन सरकार जो है कहेगा 2 साल हम ग्रेस देंगे, इसलिए ये सब नहीं बताते हैं। ये सब लिखा हुआ होता है, वो जो नोटिफिकेशन आता है उसमें देखिए। अब उससे क्या मतलब है, सुनो, नंबर से क्या मतलब है? जब तुम पूरा सिलेबस ही पढ़ रही हो, अब पूरे सिलेबस से आता है तो नंबर तो जो परीक्षा देगा, मान लिया बिहार एसएससी देने जाओगी, सेंट्रल एसएससी देने जाओगी, दोनों के परीक्षा पैटर्न में अंतर होगा ना। पैटर्न तो ही रहेगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। बिल्कुल, क्वेश्चन का आंसर थोड़ी अलग होता है, बहुत ज्यादा अलग थोड़ी होता है। देखोगे तुम पीटी का, तुम सीजी, तुम देख लो हायर सेकेंडरी का क्वेश्चन पीटी का, और ग्रेजुएशन लेवल का देख लो। हम तो मार्गदर्शक है ना,
दोनों का स्तर मोर और लेस एक है। फिर मेंस का स्तर मैथ्स का, इंग्लिश का वो ज्यादा है पीटी की तुलना में। लेकिन वो है कहाँ, वही सिलेबस है ना, सिलेबस तो वही है। अब उस सिलेबस को तुम, यही हिस्ट्री पढ़ना है तुमको एसएससी में और यही हिस्ट्री पढ़ना है यूपीएससी में, दोनों में अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वो तो जैसे जैसे आप आगे देखिएगा वैसे वैसे आपका स्तर क्या करना होगा, इंप्रूव करना होगा। ठीक है, और कुछ पूछो। हिंदी, हिंदी जहां आएगा हिंदी नहीं पढ़ाते। हिंदी पढ़ना जरूरी है क्या, कितना चीज पढ़ोगे? हिंदी अपने से पढ़ लेना, कोई किताब उठाना इसे। हिंदी यदि किसी परीक्षा में पूछता है 5, 10, 15 तो अपने से ही पढ़ लोगे क्या? नहीं तो कुछ वीडियो बना हुआ है, वीडियो भेज देंगे, उसको पढ़ लेना। मैथ सीखने के लिए आपको जो लगता हो आपके अकॉर्डिंग टू, किरण वाला भी ले सकते हो, आर.एस. अग्रवाल का भी ले सकते हो, जो तुमको अच्छा लगता हो। किरण वाले में थोड़ा सा आंसर ज्यादा गलत है, ठीक है कि नहीं? सस्ता है किरण, ले सकते हो आर.एस. अग्रवाल भी, जो तुमको लगे। आर.एस. अग्रवाल लिख लो, मैथ रीजनिंग की किताब, आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल लिख लीजिए। मैथ रीजनिंग में आर.एस. अग्रवाल लिख लीजिए। किरण का भी प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। अभी अभी तुमको क्या कहे थे कि पिछले साल के पूछे हुए प्रश्न को, पिछले साल के पूछे हुए प्रश्न का आता है, मोटी सी किताब है सब चीज, वो चारों ले लो। 150-200 में देगा, कुछ पैसा इन्वेस्ट करो। विद्यार्थी हो सकता है 1 महीना में 500-700 रुपया नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, एक एक करके ले लो, लेकिन करना तो है। सर आप नहीं दीजिएगा सर, टॉप अप करोगे तो दे देंगे, सबको तो देना संभव है नहीं। टेस्ट में टॉप अप करोगे तो किताब उताब देते हैं, एनसीईआरटी ज्यादा देते हैं। यदि तुम कहोगे सर एनसीईआरटी छोड़ दीजिए, हमको वही किताब दे दीजिए, जाके दे देंगे, क्या दिक्कत है? ओके, और छोड़ दो ना मोबाइल, अभी छोड़ दो ना, कोई मिनिस्टर का गठन नहीं हो रहा है। और बताओ, बिहार दरोगा, ठीक है, ठीक है, पहले देख लिया दे दशा है कि नहीं है। ठीक है, अब वो कहता सर हम बिहार दरोगा देंगे तो मैं बेहोशी हो जाता ना। तो बिहार दरोगा में जीएस बताए तो थे अभी, जीएस 80 को, पीटी में 100 का 100, 2-3 क्वेश्चन मैथ रहता है, 100 का 100 जीएस रहता है। मेंस में, हाँ हाँ, जीके जीएस। और मेंस में 80 नंबर का जीके जीएस, 10 नंबर का मैथ्स और 10 नंबर का रीजनिंग, खत्म। कितना लिखाएंगे बता दिए, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। और वो भी ये सब क्या है, सब चेंजेबल है। हो सकता है 90 नंबर का जीएस दे देता है, तुम कहोगे कि सर कहे थे 80 नंबर, पूछ दिया 90 नंबर। एसएससी का फिक्स है, ठीक है कि नहीं? रेलवे का फिक्स नहीं। रेलवे में देखोगे कभी 40 क्वेश्चन भी जीएस है और कभी 60 क्वेश्चन भी जीएस है। रेलवे का प्रश्न पत्र देख लो ना जाकर। तो रेलवे में क्या है, फिक्स नहीं, लेकिन एसएससी में क्या है, फिक्स है। दरोगा में फिक्स नहीं, तो बहुत सारी परीक्षा में फिक्स नहीं, इसलिए मैंने कहा कि उसकी चर्चा छोड़ दो। वो तो लिखा हुआ है, उसको देख लेना। और पैटर्न तो क्या होता है, कभी कभी चेंज भी करता रहता है, नजर रखना। वो तो एडवर्टाइजमेंट जब देगा तो उसमें लिखेगा ना, एज ग्रुप, एग्जामिनेशन पैटर्न, सब कुछ लिखेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो सब लिखेगा। वो हम भेज भी देते हैं आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप बन गया ना आप लोग का? ठीक ही है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आज से कुछ कुछ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो यही वीडियो जाएगा जी। अब हर परीक्षा ऑब्जेक्टिव है, पीटी जो है और मेंस, इस स्तर में ग्रेड 3 में हर परीक्षा ऑब्जेक्टिव है। कितना आनंद से सो रहा है। अब लौट चले, जाग जाओ बच्चा, कितना आराम से सो रहा था। हा, सबको सब चीज की चिंता है, उसको कोई चिंता नहीं थी,
उसको यह चिंता थी कि सर जो है कब जय हिंद जय भारत कहते हैं। ठीक है, अब आपकी कक्षा अभी इस महीना में अल्टरनेट रहेगी, आज के बाद परसों होगा, फिर एक दिन बीच, फिर इस महीना तक, इसके बाद आपकी कक्षा रेगुलर हो जाएगी, चुनाव भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? अब किसी को मधुबनी जाना है वोट गिराने, हाँ तो कल ईद है, कल, हाँ तो कल आपकी मधुबनी में चुनाव है, कई लड़के इसमें मधुबनी के होंगे, तो वोट गिराने के लिए तो छुट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अभी आपका अल्टरनेट चलेगा 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 भी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 का है। ठीक है, हम लोग पुराना पद्धति वाले आदमी हैं। ठीक है, और ये काम देगा तुमको, रीजनिंग बनाने में भी काम देगा, कैलेंडर में। ठीक है, कि गड्ढा वाला जो रहेगा वो 30 का, और उठा हुआ जो रहेगा वो 31 का। तो आशा है समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है कि अभी आपकी अल्टरनेट चलेगी। क्या क्या चलेगी? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब समझते हैं ना? ऐसा नहीं घर पे जाकर फोन कीजिएगा कि सर अल्टरनेट नहीं समझे सर। 2 नंबर याद रखिएगा, जब यहां है तो 2 नंबर। एक नीरज सर का नंबर 9955152654। नहीं सर, ये नीरज सर का है, हमारा है, लेकिन शर्तों के साथ है कि 10 बजे से पहले नहीं करना है। हाँ, बहुत उत्कंठा हो जाए, कुछ पूछना हो तो मैसेज कर देना, छोड़ देना, लेकिन मैसेज भी करो तो 10 बजे के आसपास ही करो, क्योंकि दिन भर करोगे चला जाएगा नीचे, देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो नंबर दे देते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद। 9608094947। ठीक है, हालांकि हर क्वेश्चन में छपा होता है। नीरज जी आपका नंबर दे दिया है, बच्चे लोगों का उठाइएगा। इनका मोबाइल बहुत व्यस्त है, एयरटेल के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ग्राहक पुरस्कार जीत चुके हैं। आशा है एक आध बार में नहीं उठाए तो दूसरी बार करना होगा। क्या दिया है? हाँ, अच्छा आप खुद कर लीजिए, तब क्या दिक्कत? ऐसे भी सबका नंबर तो आपका सेव होगा, इनके मोबाइल में आप सबका नंबर सेव है, समझ गए ना? हाँ, मेरा हो गया। हमको कब करोगे, किस स्थिति में करोगे? अप्रत्याशित स्थिति में, और नीरज सर को किसी भी स्थिति में। हाँ, इनसे ज्ञान की बात नहीं करना है, पढ़ाई की बात हमसे करनी होगी। ठीक है, और ज्ञान की बात नीरज सर से करनी। बात समझ? अब तुमसे पूछेगा कि सर कल क्या चलेगा, उसमें क्या पढ़ाइएगा, तो आप तो बेहोश हो जाइएगा। तो इसलिए पहले ही कह दिए कि ज्ञान की बात और अज्ञान की बात। ओके, थैंक यू वेरी मच। समझ में बात आई? ये सब मैं नहीं पूछूंगा कि कक्षा अच्छी लगी कि खराब लगी, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि बात समझे कि नहीं समझे। तो बात क्लियर हो गया, मैं क्या करूंगा, आपको क्या करना है, वो भी क्लियर हो गया। एक किताब लिखे ग्रामर का, उसका वोकैब का, नॉर्मल लिविस, उसको ले लेना है, लिख लो नॉर्मल लिविस की किताब। नॉर्मल लिविस की किताब